अध्याय 460 मास्टर लुओ। अध्याय 460 मास्टर लुओ। भविष्यवाणी की रस्म काफ़ी दिलचस्प थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने चुड़ैल का पेट थोड़ा पचा लिया है। ताओ यू क्लेन के लिए एक बिल्कुल नए खिलौने की तरह था, जिसके साथ वह घर लौटने के बाद भी खुशी खुशी खेलता रहा। स्वप्न के माध्यम से भविष्यवाणी के अलावा भविष्यवाणी के कई अन्य रूपों में एक रहस्यमय भविष्यसूचक गुण होता है जिसके लिए व्यक्तिगत व्याख्या की आवश्यकता होती है, लेकिन ये बहुत सुविधाजनक है। सबसे सरल तरीका है सिक्का उछालना। दुर्भाग्यवश, यद्यपि भविष्यवाणी आध्यात्मिकता से प्रेरित होती है, मेरी दैवीयता प्रकट नहीं हो सकती, इसलिए हस्तक्षेप को दूर करना अभी भी कठिन है। हालांकि मेरे पास भविष्यवाणी विरोधी कुछ सामान्य तरीके हैं जो कम से कम एक बाधा के रूप में कार्य कर सकते हैं। भविष्यवाणी के प्रति मेरा सबसे प्रबल प्रतिरोध दिव्यता है। जब मैं सक्रिय रूप से स्वयं को इससे भर लेता हूं और अपने सभी आध्यात्मिक शरीरों, यहाँ तक कि अपने सूक्ष्म शरीर को भी इससे ढक लेता हूं, तो मैं कम से कम भविष्यवाणी विरोधी बन जाता हूं। लेकिन अपने शरीर से बाहर की चीज़ों का निर्धारण करना अधिक कठिन है। इसी प्रकार, जब कोई व्यक्ति भविष्यवाणियों के लिए बाहरी वस्तुओं का उपयोग करता है, तो उसे भविष्यवाणी विरोधी शक्तियों द्वारा भी बाधित किया जा सकता है। हालांकि यदि यह स्वप्न के माध्यम से भविष्यवाणी है, तो इस सक्रिय चेतना की प्रस्तुति, यदि इसे सफलतापूर्वक सक्रिय किया जा सकता है, तो इसे कुछ उच्च स्तरीय विशेषताओं से युक्त भी माना जा सकता है। ये खेदजनक है कि स्वप्न भविष्यवाणी के लिए आवश्यक वस्तुओं में आध्यात्मिकता होनी चाहिए और भविष्यवाणी उन वस्तुओं की आध्यात्मिकता का उपभोग करती है, इसलिए ऐसे बहुत कम परिदृश्य या समय होते हैं जब इसका उपयोग किया जा सकता है। ये सटीक है या नहीं, ये पूरी तरह से भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति के कौशल पर निर्भर करता है। इसके अलावा भविष्यवाणी वास्तव में किसी विशेष रूप से बंदी नहीं होती, इसे आवश्यकतानुसार समायोजित और संशोधित किया जा सकता है। ताओ यू ने लापरवाही से उस कॉफ़ी कप को उठाया जिसमें क्लेन ने पहले ही पी ली थी, और फिर उसका इस्तेमाल एक साधारण भविष्यवाणी करने के लिए किया। उसने कुछ ताश के पत्ते उठाए और उन पर भाग्यशाली से लेकर दुर्भाग्यशाली तक की श्रेणियां लिख दीं। अपनी समझ और संशोधनों का उपयोग करते हुए कुछ तात्कालिक परीक्षण करें। अगर उसके पास बांस होता तो वह कुछ बांस की पर्चियां बनाने की तैयारी कर लेता, क्योंकि वैसे भी उन्हें कोई पहचान नहीं पाता। तब लगातार 3 बड़ी विपत्तियां। हे भगवान, मुझे तो उसके लिए एक भयानक आपदा की आशंका है। ताओ यू ने थोड़ा सा अपना सिर खुजाया। क्या मैं सिर्फ एक नौसिखिया हूँ, या फिर कुछ और बात है? इसके बाद ताओ यू ने इसमें कुछ मामूली संशोधन किए ताकि यह और अधिक सटीक हो सके। लेकिन नतीजा यह है कि निराशाजनक, मरने का इंतजार करो, अलविदा। बाहरी सहायता के बिना मृत्यु निश्चित है। सचमुच नहीं। ताओ यू भविष्यवाणी के परिणाम पर अवाक रह गया, लेकिन आधी रात तक कोशिश करने के बाद जब सुबह होने लगी और सड़क पर अभी भी कोई नहीं था, उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। इससे ताओ यू हैरान रह गया। कदमों की आहट सुनकर उसे लगा कि यह क्लेन नहीं है। भला इतनी सुबह यहाँ कौन आ सकता है? जब ताओ यू ने दरवाजा खोला तो उसने एक व्यक्ति को पुलिस प्रमुख की वर्दी पहने हुए देखा, जिसके चेहरे पर थोड़ी अधीरता का भाव था। असाधारण। ताओ यू मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था, लेकिन कुछ मांसपेशियों की रेखाओं को देखकर दूसरे पक्ष की शारीरिक शक्ति औसत थी, उतनी अच्छी नहीं जितनी उसकी अपनी थी। क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? ताओ यू ने पूछा। नमस्कार, मैं फासिंग हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक शेरिफ हूँ। मैं आपसे किसी बात के बारे में पूछने आया हूँ। आप शर्लक को जानते हैं ना, नंबर 15 वाला जासूस? और आप दोनों के बीच काफ़ी अच्छे संबंध लगते हैं। दूसरे पक्ष की बात सुनकर ताओ यू को मोटे तौर पर समझ आ गया कि क्या हो रहा है। जरूर क्लेन के पक्ष में कोई गड़बड़ है। वे शायद इसलिए पूछताछ करने आए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे क्लेन के करीबी हैं। एक असाधारण अधिकारी जो पुलिस जासूस के वेश में है। क्लेन ने शायद इसका संक्षिप्त उल्लेख किया था। वह पहले सरकारी कर्मचारी थे। जी हाँ, हम अच्छे पड़ोसी हैं। क्या आप अंदर आकर बैठना चाहेंगे? ताओ यू ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया, जिससे इंस्पेक्टर फासिन एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उसने सिर हिलाकर सहमति दी। चाय या कॉफ़ी? अपनी कॉफ़ी में चीनी न डालें। जैसे ही ताओ यू मेहमानों के लिए चीज़ें तैयार कर रहा था, उसने सवालों के जवाब देने की तैयारी भी शुरू कर दी, लेकिन अगले ही पल उसने पाया कि उसके पैर अकड़ गए हैं और मशीनी तरीके से काम कर रहे हैं। इससे ताओ यू थोड़ा भौहें सिकोड़ बैठा। अपने आध्यात्मिक शरीर में लीन होने के बाद उसने अपनी दिव्य स्थिति के माध्यम से देखा कि उसके आध्यात्मिक शरीर से एक धागा निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिसे फिर दूसरे पक्ष द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। धीरे धीरे प्रवेश करें। सबसे पहले ईथर शरीर से शुरुआत करें। जब मानसिक शरीर की बात आती है तो ये भटकाव की भावना भी पैदा कर सकता है, जैसे कि स्लाइड शो देखना। आखिर हो क्या रहा है? क्या ये खुद पर ही सीधा हमला कर रहा है? अगर ये धागे किसी आध्यात्मिक शरीर में प्रवेश कर जाएं, तो एक साधारण व्यक्ति मर जाएगा, है ना? ये मुझे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। ताओ यू आश्चर्यचकित रह गया।
मुझे खुद भी संकट का उतना गहरा एहसास नहीं था। विरोधी के पास हस्तक्षेप करने की अत्यंत प्रबल क्षमता है, जिससे वे आसानी से अपने हत्या के इरादे को छिपा लेते हैं। हालांकि अपनी दिव्य शक्ति को मुक्त करने से ये धागे तुरंत बिखर जाएंगे। ताओ यू ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। ये व्यक्ति आधिकारिक तौर पर असाधारण नहीं है। तुम कौन हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ताओ यू संघर्ष करता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह अकड़कर मुड़ा। इसी बीच सोफे पर शांति से बैठे पुलिस प्रमुख फाशिन ने जब देखा कि लक्ष्य बुने हुए जाल में प्रवेश कर चुका है, तो वह मुस्कुराए और थोड़ा आराम महसूस करने लगे। तुम एक मुसीबत हो। मैंने कल पूरे दिन ज्योतिष का अध्ययन किया और उससे पता चला कि अगर मैं सीधे आता तो मेरी जान को खतरा होता। मैंने पूरी रात इंतजार किया, इसलिए मैंने पहले तुमसे निपटने का फैसला किया। ये सुनकर ताओ यू समझ गया। यह एक प्रभावशाली व्यक्ति है जिसे राजदूत इंटिस ने रिश्वत दी थी। वह कल क्लेन को मारना चाहता था, लेकिन चूंकि क्लेन उसके घर आया था और घर लौटने के बाद वह भविष्यवाणियों का अध्ययन कर रहा था, इसलिए अगर उसने तब क्लेन पर हमला किया होता तो क्लेन को इसकी भनक लग जाती और वह उसे समर्थन भी देता। क्लेन द्वारा किराए पर लिए गए अंगरक्षकों के एक साथ काम करने से इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे पासा पलट सकते हैं और उसे मार सकते हैं। तो क्या इस व्यक्ति ने भविष्यवक्ता से सलाह लेने के बाद पहले खुद से निपटने का फैसला किया? तुम बहुत शक्तिशाली हो। अगर मैं अकेले ही तुम्हारे विरुद्ध भविष्यवाणी करूं तो मुझे बताया जाएगा कि मध्यम स्तर का खतरा है। इसके अलावा तुम्हारी आध्यात्मिकता बहुत प्रबल है। ऐसा लगता है कि तुम क्रम 5 से कुछ ज्यादा बुरे नहीं हो और तुमने क्रम 6 को बहुत पीछे छोड़ दिया है। मैं अब भी तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। ये व्यक्ति बातूनी प्रतीत होता था। स्थिति नियंत्रण में आने और ताओ यू की हरकतें धीरे धीरे सख्त होती देखकर भी वह लगातार खुद से बातें करता रहा। मेरा नाम रोसागो है। ये क्षमता उच्च श्रेणी से नीचे की सबसे खतरनाक क्षमता है। अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं किसी भी दुश्मन से निपट सकता हूँ। इस पर रोसागो ने हल्की सी मुस्कान दी। तो क्या आप जानते हैं कि मैं आपको इतना सब क्यों बता रहा हूँ? जितना लंबा ये खींचेगा उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। आपके लिए इस मौजूदा स्थिति को तोड़ने के बारे में सोचते रहना व्यर्थ है। समय मेरे पक्ष में है। ताओ यू ने बड़ी मुश्किल से अपनी उंगली उठाई और धीरे से इशारा किया। बूम टिल्ड। अचानक रोसागो के शरीर से एक काली लौ फूट पड़ी, जो देखने में तापमान से रहित प्रतीत हो रही थी। आग की लपटें बेहद अजीब थीं। हालांकि उन्होंने रोसागो को पूरी तरह से ढक लिया था, लेकिन उनके बगल में रखे सोफे को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, मानो वे सिर्फ उन्हीं पर केंद्रित हो गई हों। इससे रोसागो के चेहरे पर थोड़ी हैरानी झलकने लगी। चुड़ैल का रास्ता। ओह, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। लगता है मुझे एक खूबसूरत गुड़िया मिलेगी। रोसागो की मुस्कान धीरे धीरे थोड़ी विकृत हो गई। सीक्वेंस 6 प्लेज अ विच। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी ज्वालाएं काफ़ी अनोखी हैं। तुम उन्हें साधारण चुड़ैलों की तुलना में कहीं अधिक कुशलता से चलाती हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो रोसागो स्वयं नहीं जल रहा हो, बल्कि धीरे धीरे कागज़ की आकृति में परिवर्तित हो रहा हो, और उसकी आकृति लपटों के एक विस्फोट के साथ ताओ यू के बगल में प्रकट हुई। क्षति को सीधे परिवर्तित करने की इस क्षमता ने ताओ यू को कुछ हद तक अवाक कर दिया। कितना विचित्र है। इस आदमी की शारीरिक क्षमताएं उतनी मजबूत नहीं हैं, लेकिन धागों को नियंत्रित करने और नुकसान पहुंचाने के उसके तरीके बेहद रहस्यमय हैं। यह शायद बहुत विनाशकारी न हो, लेकिन इसकी वास्तविक युद्ध क्षमता असाधारण है। ताओ यू ने बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, मानो वह रोसागो पर हमला करना चाहता हो। रोसागो को उसकी यह धीमी हरकत कुछ हास्यास्पद लगी। भले ही आपकी 9वीं पीढ़ी हत्यारे हों, लेकिन चुड़ैलें अपनी शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध नहीं होती। ओह, शायद आप मुझे किसी और तरीके से हरा सकते हैं। रोसागो ने बाद में अपनी चाल चली, और जैसे ही ताओ यू की उंगलियां उसके कंधे को छूने वाली थीं, वह ताओ यू के चेहरे को सहलाने ही वाला था। लेकिन अगले ही पल ताओ यू की उंगलियां मुट्ठी में बदल गईं। बूम टिल्ड। रोसागो एक कपड़े की गुड़िया की तरह हवा में उड़ गया, पीछे की दीवार से जोर से टकराया और बेडरूम में जा गिरा। फिर ताओ यू के शरीर पर लगी जंजीरों को ढीला कर दिया गया। राहत महसूस करते हुए ताओ यू तुरंत टूटी हुई दीवारों और धूल से भरे कमरे की ओर दौड़ पड़ा। हमें उन्हें खत्म करना होगा। उसी समय एक हट्टा कट्टा व्यक्ति अचानक सड़क की दीवार तोड़कर अंदर घुस आया और एक जबरदस्त बल के साथ सीधे ताओ यू से टकरा गया। सहायक नहीं, ये तो कठपुतलियां हैं। हे भगवान, एक बार आत्माओं के धागों को नियंत्रित कर लिया जाए तो वे कठपुतली बन जाते हैं। ताओ यू को यह नहीं पता था कि उसके सामने खड़ा विशालकाय व्यक्ति कौन था, लेकिन केवल शारीरिक शक्ति के मामले में ही वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। हर इशारे के साथ दीवारें धूल में तब्दील हो गईं और जमीन में दरारें पड़ गईं। हालांकि उनकी हरकतें बहुत अकड़ी हुई थीं और उनमें लड़ने के कौशल की कमी थी। ताओ यू ने प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी पर एक हाथ रखा और खींचकर फुर्ती से प्रतिद्वंद्वी के शरीर को कैंची पैर वाली क्रॉस स्थिति में स्थिर कर दिया। हालांकि प्रतिद्वंदी की ताकत उससे कहीं अधिक थी, फिर भी उसने सहज घुमाव से आसानी से प्रतिद्वंदी की बांह को एक झटके में तोड़ दिया।
लेकिन उसी क्षण ताओ यू स्वयं एक काली छाया में परिवर्तित हो गया, स्याही से बनी किसी पेंटिंग की तरह गायब हो गया और फिर कमरे में लगे दर्पण में पुनः प्रकट हुआ। जैसे ही ताओ यू गायब हुआ, एक जलता हुआ भाला उसके पास से गुजरा। स्रोत दूसरी दिशा से आ रहा है और उसका शरीर विशेष रूप से मजबूत नहीं है, लेकिन उसके विभिन्न विचित्र तरीके कुछ हद तक अविश्वसनीय हैं। ताओ यू ने चुड़ैल की शक्ति का उपयोग करते हुए दर्पण की मदद से गोली लगने से बचने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि उसने वास्तव में अपने और अपने लक्ष्य के बीच की दूरी बढ़ा दी है। रोसागो धूल से बाहर निकला और ऐसा लग रहा था कि उसकी मूल चोटें विचित्र तरीके से उसकी एक बाह में स्थानांतरित हो गई थीं। हाथ एक तरफ बेजान सा लटका हुआ था, लेकिन शरीर पर कोई अन्य चोट नहीं थी। कुछ क्षण बाद जैसे ही उसने कागज की एक और आकृति निकाली, उसकी बाह पर लगी चोट पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इसका कारण शायद यह है कि इन कागजी आंकड़ों का लगातार उपयोग नहीं किया जा सकता है, जिससे उनके स्थानांतरण में देरी हुई। ये तो कुछ ज्यादा ही गुस्ताखी है। दर्पण के बगल में खड़ी ताओ यू कुछ गंभीर दिख रही थी। कोई और रास्ता नहीं है, मुझे काली मिट्टी की शक्ति के लिए प्रार्थना करनी होगी। शायद मैं अब इस पहचान को बरकरार नहीं रख पाऊंगी। लेकिन उसी क्षण ताओ यू के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। उसने देखा कि रोसागो का शरीर अचानक अकड़ गया, मानो वह किसी विकट परिस्थिति में फंस गया हो। दोनों कठपुतलियों की गति भी धीमी हो गई। प्रतिशोधी आत्मा, धिक्कार है। रोसागो के चेहरे पर काफी अप्रिय भाव थे, जिससे ताओ यू की आंखें चमक उठीं। क्लेन की अतिरिक्त सेना पहुंच चुकी है। ये बात समझ में आती है। इतने शोर शराबे में, भले ही वह गहरी नींद में सो रहा हो, उसे अब तक जाग जाना चाहिए था। आशा है, रोसागो को शायद पता था कि यह एक नाजुक क्षण है, और बड़ी मुश्किल से उसने कठपुतलियों को ताओ यू पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करते हुए खुद को विचलित किया। ये हर हाल में करना होगा। कटा हुआ हाथ लिए हुए लंबा चौड़ा व्यक्ति अपने शरीर पर चमकदार कवच की एक परत के साथ प्रकट हुआ, और उसके हाथ में एक विशाल तलवार प्रकट हुई, जो बेतहाशा इधर उधर घूम रही थी, मानो दोनों में से किसी का भी कोई वजन न हो। आसपास के भार वहन करने वाले खंभे आसानी से कट गए। पूरा कमरा पल भर में विस्फोट से क्षतिग्रस्त हो गया और घर ढह गया। इसी बीच दूसरी आकृति में जलता हुआ भला आग के कौवों से भरे आकाश में परिवर्तित हो गया, जिससे रिस रही गैस में आग लग गई। बूम टिल्ड, किराए पर लिया गया टाउनहाउस पल भर में फट गया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि रोसागो में आग की लपटों का उपयोग करके छलांग लगाने की क्षमता है। इस भयावह टक्कर के बावजूद वे बुरी तरह से घायल अवस्था में बच निकलने में कामयाब रहे। विस्फोट में ढह चुके घरों को देखकर उसकी आंखों में एक निर्मम चमक दिखाई दी। मैं पहले इतना हंगामा नहीं करना चाहता था। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? हालांकि रोसागो का शरीर अभी भी अकड़ा हुआ था, लेकिन उससे जुड़ी प्रतिशोधी आत्माएं भी आध्यात्मिक रेखा पर गतिरोध में फंसी हुई थीं। अब तुमसे निपटने का समय आ गया है। हालांकि दोनों ही 5वें क्रम से संबंधित हैं, रोसागो को इस अंतिम मुकाबले को जीतने और प्रतिशोधी आत्मा की कठपुतली प्राप्त करने का पूरा भरोसा है। हालांकि पिछले चरण काफी थकाऊ थे, इसलिए इसमें कुछ समय लगेगा और मैं अपना ध्यान भटकने नहीं दे सकता। लेकिन उसी क्षण क्लेन, जो अपने पायजामे में देर से पहुंचा था, पहले ही अपनी बंदूक की नली अपने सिर पर टिका चुका था। बैंग 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 टिल्ड। जिस गोली से पूरी मैगजीन खाली हो गई, उसने रोसागो के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रोसागो, जिसने पहले ताओ यू से लड़ाई की और फिर उसी क्रम की प्रतिशोधी आत्माओं से युद्ध किया, अंततः एक साधारण बंदूक की नली के नीचे एक दयनीय मौत मर गया। डिवाइनापात के 5वें क्रम में विचित्र क्षमताएं हैं, यहाँ तक कि कागज की गुलियों के माध्यम से मृत्यु से बचने की भी क्षमता है, लेकिन इसकी शारीरिक रक्षा वास्तव में काफी कमजोर है। रोसागो को गोली मारकर हत्या करने के बाद क्लेन के पास शव या विस्फोट के कारण धीरे धीरे रोशन हो रही खिड़कियों की परवाह करने का समय नहीं था। इसके बजाय वह खंडहरों की ओर दौड़ पड़ा। वे नंगे हाथों से खुदाई करते रहे। तू कमीना, मरने की हिम्मत मत करना। विस्फोट से निकले गर्म जलते हुए मलबे से अभी भी ढके हुए उसके हाथ फफोलों से झुलस गए थे, लेकिन क्लेन को इसका बिल्कुल भी पता नहीं था। बेवकूफ, क्या तुम पहले भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे? क्या तुम सभी भविष्यवक्ता इतने लापरवाह हो? ताओ यू, जिसके कपड़े झुलसे और फटे हुए थे, जिससे उसकी छाती पर बंधी पट्टियां और कालिक से काला पड़ा चेहरा दिखाई दे रहा था, क्लेन के पीछे कमजोर अवस्था में प्रकट हुआ और शाप देने लगा। अगर वह एक साधारण चुड़ैल होती तो वह बहुत पहले मर चुकी होती। उसे यह काम केवल इसलिए मिला क्योंकि उसकी नींव मजबूत थी। हे भगवान, क्या सीक्वेंस 5 भी इतनी तबाही मचा सकता है? ताओ यू ने असाधारण व्यक्तियों के बारे में हमारी समझ को कुछ हद तक ताज़ा किया है। इस विचित्र क्षमता से निपटना बहुत मुश्किल है। ये केवल निरपेक्ष शक्ति का मामला नहीं है। केवल विनाशकारी शक्ति के मामले में ही वह व्यक्ति जो 2 कठपुतलियां लाया था, वे उससे कहीं अधिक विनाशकारी थीं, लेकिन ये चीजें उसकी कठपुतलियां बन गईं। हालांकि अंत में क्लेन की बंदूक की नोक पर उनकी अपमानजनक मौत कुछ हद तक हास्यास्पद लगती है। स्टॉप। अध्याय 461 परिणाम। तो क्या ये प्रतिशोधी आत्मा है? ये वास्तव में काफी उपयोगी है।
ताओ यू ने देखा कि क्लेन के अंगरक्षक ने रोसागो के शव पर कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि मस्तिष्क का क्षतिग्रस्त हिस्सा भी स्वतः ही वापस सामान्य हो गया। क्षतिग्रस्त शरीर मानो एक साथ जुड़ गया और फिर वह जल्दी से वहां से चला गया, जिससे प्रशंसा का एक संकेत मिलता है। फिर उसने क्लेन से कहा, तुम्हें तुरंत वापस जाना चाहिए। मैं चर्च ऑफ द नाइट का मुखबिर हूँ और इस मामले को संभालना आसान है। क्लेन ने ताओ यू की बातों पर सहमति में सिर हिलाया। क्लेन के विपरीत, जो संदिग्ध था, ताओ यू के पास एक वैध आधिकारिक पहचान थी। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो मुखबिर का खुलासा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह की बातें जिन पर सीधे तौर पर चर्चा की जा सकती है, वे ताओ यू के लिए पहले से ही एक खुला रहस्य हैं। इस बार तो वही हत्या का शिकार हुआ, वही पीड़ित था। हालांकि उसका अपना मकान, जिसे उसने 25 सोने के पाउंड के किराए पर 6 महीने के लिए लिया था, पूरी तरह से नष्ट हो गया था और उसके 2 पड़ोसी मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। फिर भी ताओ यू को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। ये सब हत्यारों का काम था और जब तक वह बीमा पर कुछ और पैसे खर्च कर देगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं फिर से दोहरा दूं, मैं पीड़ित था, मैंने बस स्थिति को पलटने में कामयाबी हासिल की। यह मुख्य रूप से कुछ संबंधित जांचों से संबंधित है। 2 गुड़ियां भी दफनाई गई हैं। वे ही हत्यारे हैं, इसमें कोई शर्मनाक बात नहीं है। यहाँ इतना हंगामा मचा हुआ है कि भोर होने से पहले ही जासूस हमारी ओर दौड़ रहे हैं। आसपास के कुछ घरों से पायजामा पहने हुए लोग भी बाहर निकले। वह बार बार चिल्ला रहा था, हे भगवान, गैस विस्फोट! क्या हुआ? जो लोग यहाँ रहने का खर्च उठा सकते हैं, वे आमतौर पर मध्यम वर्ग के होते हैं और अपने पर्यावरण पर बहुत ध्यान देते हैं। कई खिड़कियां टूट गईं और सड़कों पर दरारें पड़ गईं। क्या हुआ? क्या चल रहा है? जांचकर्ता तुरंत मौके पर पहुंचे। किसी ने पास ही स्थित मुख्य गैस वाल्व बंद कर दिया था। घटनास्थल पर पहुंचने पर उन्हें न तो कोई गंध मिली और न ही कोई खुली आग, जिससे उन्हें राहत मिली। ये दुर्भाग्य के बीच सौभाग्य का एक संयोग है। ताओ यू, जिसके कपड़े काले रंग से सने हुए और फटे पुराने लग रहे थे, यहाँ सबसे अलग दिख रहा था। उसने एक सोने का सिक्का निकाला और राहगीर से एक कोट खरीदा और उसे पहन लिया। ताओ यू ने कड़वे भाव से जासूस से कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, गैस विस्फोट हुआ था। अगर मैं तेजी से नहीं भागता तो मैं मारा जाता। क्या यह आपका घर है? जासूस की आंखें पैनी नजरों से भरी हुई थीं। सटीक रूप से कहें तो यह एक ऐसी जगह है जिसे मैंने किराए पर लिया है। मामला थोड़ा पेचीदा है। ताओ यू ने दूसरे व्यक्ति के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए, यहाँ तक कि उसने उकसाना जैसे सरल शब्द का भी प्रयोग किया। मैं चर्च ऑफ द नाइट का मुखबिर हूँ। इस मामले में असाधारण शक्तियाँ भी शामिल हैं। कृपया नाइट वॉचर्स को सूचित करें। जिस जासूस का इरादा शुरू में ताओ युदाओ को फटकार लगाने का था, वह अचंभित प्रतीत हुआ। फिर उसने ताओ युदाओ के चेहरे पर पड़े काले निशानों को देखा। क्या आपको इलाज के लिए अस्पताल जाने की जरूरत है? अगर ऐसा होता तो ये सबसे अच्छा होता। ... अस्पताल के वार्ड में लियोनार्ड पास आया और पट्टियों से लिपटे ताओ यू को देखा और बिस्तर के किनारे बैठ गया। धीमी आवाज में बोला, तुमने क्या किया है? खंडहरों में 2 असाधारण प्राणियों के शव पड़े हैं, एक सीक्वेंस 6 डॉन नाइट और एक सीक्वेंस 7 पायरोमैनियाक। मैं असल में ये पता लगाना चाहता था कि विच कल्ट और ऑरोरा सोसाइटी क्या योजना बना रहे हैं, लेकिन लगता है कि मेरा भेद खुल गया है। मुझे जानकारी मिली है कि विच कल्ट चाहता है कि ऑरोरा सोसाइटी राजदूत इंटिस की हत्या कर दे। ताओ यू ने महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी का खुलासा करके ध्यान भटकाया। मुझे चर्च के एक मिशन के कारण निशाना बनाया गया। ये कार्यस्थल पर हुई चोट है। ताओ यू की बातों से लियोनार्ड स्तब्ध रह गया और फिर चुप हो गया। थोड़ी देर हो चुकी है। राजदूत इंटिस की हत्या ठीक उसी समय हुई जब आप पर हमला हुआ था। लेकिन पता चला है कि चुड़ैल पंथ ने ऑरोरा सोसाइटी को ये काम सौंपा था, जो एक महत्वपूर्ण सुराग है। डराना। ताओ यू को थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। उसने यह बात महज यूं ही कह दी थी। उसका इरादा मिस्टर ए के लिए मुश्किलें पैदा करना था। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि श्री ए ने सचमुच अपना वादा निभाया। पल भर में ताओ यू ने महसूस किया कि उत्तेजक औषधि, जो पहले पूरी तरह से पच नहीं पाई थी, अब पूरी तरह से पच चुकी है। पूरे शरीर में आराम और आनंद की अनुभूति होती है। यह एहसास वाकई बहुत अच्छा है। राजदूत इंटिस की मृत्यु और यह घटना तब हुई जब ताओ यू पर हमला हुआ था। इस तथ्य ने ताओ यू की कहानी की और पुष्टि की। काम के वक्त चोट। मैंने मूल रूप से अगले दिन आपसे संपर्क करने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे इतनी जल्दी इसकी उम्मीद नहीं थी और आपने मुझे निशाना भी बनाया है। ताओ यू ने कुछ शिकायत करते हुए कहा। फिर वह रुका और आगे बोला, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझ पर हमला करने वाले दोनों लोगों में कुछ अजीब बात है। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो उनसे निपटना मुश्किल होना चाहिए, लेकिन उनके कृत्य, मैं उन्हें कैसे कहूँ? अकड़न। हाँ, वे अकड़े हुए और बेजान थे। वह बड़ा आदमी बेहद ताकतवर था, लेकिन वह बेतरतीब ढंग से वार कर रहा था। आग लगाने वाला भी वैसा ही था। आखिर में उन्होंने गैस पाइप तोड़कर उसमें आग लगा दी ताकि मुझे मार सकें।
सौभाग्य से मैं शीशे के धोखे का इस्तेमाल करके बच निकला। ताओ यू झूठ नहीं बोल रहा था, उसने बस रोसागो का जिक्र नहीं किया था। मैं समझ गया, मैं इसकी पूरी सच्चाई बताऊंगा। अब क्या आपकी पहचान उजागर हो गई है? हम आपको अंदर ला सकते हैं। ये कहना जरूरी है कि चर्च ऑफ द नाइट का जंगली और असाधारण व्यक्तियों के प्रति अपेक्षाकृत अच्छा रवैया है। टिंगन में ताओ यू के समयोचित संदेश ने अब एक महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान की है। चाहे जानकारी उपयोगी थी या नहीं, उनका रवैया त्रुटिहीन था और उन्हें इसमें फंसाया गया और उन पर हमला भी किया गया। लियोनार्ड अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहते हुए कुछ सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रहा था। अरे, असल में चुड़ैल संप्रदाय ने शायद मेरी समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने जादू टोने की दवाइयां ली थीं। ताओ यू ने आह भरी। ईव मूल रूप से उसे किसी की निगरानी करने के लिए एक दीर्घकालिक मिशन सौंपने आई थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वह चर्च ऑफ द नाइट के बहुत करीब भी नहीं जाना चाहता था। बहरहाल, सच्चे ईश्वर की निवारक शक्ति अब भी मौजूद है। उस समय तो बस एक झलक ही मिली थी, लेकिन अंतरिक्ष की स्थिति ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला है। क्या ये खतरनाक नहीं है? सब ठीक हो जाएगा और मैं इस तरह चर्च में शामिल नहीं होना चाहता। ताओ यू के सुंदर चेहरे पर बेबसी झलक रही थी। लियोनार्ड के लिए उसकी बातें समझना मुश्किल नहीं था। अगर मैंने खुद उस चुड़ैल का पेपी लिया होता तो शायद मैं किसी और संगठन में शामिल होना ही नहीं चाहती। तुम क्या सोच रहे हो? मैं कभी ऐसी दवा नहीं लूंगा। लियोनार्ड ने मन ही मन आत्मनिंदा भरी टिप्पणी की। आपका किराए का मकान बीमाकृत है, बाकी की जिम्मेदारी हम संभाल लेंगे। आप अपने स्वास्थ्य लाभ पर ध्यान दें। उन 2 शवों की असाधारण विशेषताएं आपके लिए हैं। आप उनका क्या करना चाहते हैं? ताओ यू कर्तव्य निभाते हुए घायल हो गया था और नाइट चर्च को उसकी चीजों पर कोई लालच नहीं था। उनके द्वारा पूछने का मुख्य कारण ये था कि असाधारण वस्तुएं आसानी से नुकसान पहुंचा सकती थीं। वे उस वस्तु के उद्देश्य का पता लगाना चाहते थे। क्या मैं छठे क्रम की सामग्री का उपयोग चुड़ैल के बदले में कर सकता हूं? मैं इस बात से सीधे तौर पर सहमत हो सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सीक्वेंस 7 के आगजनी करने वाले को किसी असाधारण वस्तु में बदल दिया जाए, तो हम चर्च ऑफ स्टीम एंड मशीनरी से संपर्क करने में आपकी मदद कर सकते हैं। भाप और मशीनरी का गिरजाघर पहले कारीगरों का गिरजाघर कहलाता था और यह इस तरह के संशोधन में सबसे कुशल था। असाधारण वस्तुएं जिनका उपयोग स्वयं असाधारण लोग भी नहीं कर सकते थे, उन्हें आमतौर पर सहायक उपकरणों में बदल दिया जाता था, जिनके कुछ दुष्प्रभाव भी होते थे। पहले मुझे सामग्री दे दो, मैं खुद इस बारे में सोच लूंगा। अच्छा, ... नॉक 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 टिल्डर। जब ताओ यू रात में अस्पताल में थी, तभी अचानक उसे खिड़की से खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। आंखें खोलते ही मैंने देखा कि एक सुनहरे बालों वाली खूबसूरत महिला काले रंग की बॉलर हेड पहने बाहर लगे शीशे पर थपथपा रही थी और उसका पूरा शरीर मानो दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा था। ये क्लेन के अंगरक्षक की प्रतिशोधी आत्मा है। ताओ यू ने उसे सिर हिलाकर सहमति दी और फिर उसे अपने सामने प्रकट होते देखा। क्या आप ठीक हो? ये सवाल महज शिष्टाचारवश पूछा गया था और ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें इस क्षेत्र में ज्यादा अनुभव नहीं था। तुम मरोगे नहीं, समस्या शायद नियंत्रण में है। चिंता मत करो, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा है। आप मुझे शेरोन कह सकते हैं। मैं यहाँ लूटी गई संपत्ति के बंटवारे पर चर्चा करने आई हूँ। क्या अधिकारियों द्वारा जब्त की गई दोनों वस्तुएं जब्त कर ली गई हैं? अगर हम उन्हें वापस नहीं पा सकते तो हम सीक्वेंस 5 की वस्तु और उसके पास मौजूद अन्य वस्तुओं को बेच देंगे और मुनाफा आपस में बांट लेंगे। शेरोन बहुत ही सलीके से बोलती है, जो उसकी दिखावट के साथ मिलकर उसे कुछ हद तक गुड़िया जैसा बना देता है, जिससे एक अजीब सी नीरसता का एहसास होता है। मैं उन्हें वापस ले जा सकता हूँ और वे दोनों मेरी लूटी हुई वस्तुएं मानी जाएंगी। क्या ये ठीक है? कोई बात नहीं, शेरोन ने सिर हिलाया। इस बार उन तीनों ने मिलकर उस आदमी को पकड़ने की योजना बनाई। अंत में शेरोन को रोसागो से संबंधित बाकी सभी चीजें मिल गईं, जबकि क्लेन को उनकी समान क्रम वस्तुओं के कारण रोसागो की असाधारण विशेषताएं प्राप्त हुईं और उसे शेरोन को कुछ सोने के सिक्के देकर मुआवजा देना पड़ा। इससे अगले 2 दिनों के लिए शेरोन के अंगरक्षक के खर्चों की पूरी तरह से भरपाई हो गई, जबकि ताओ यू ने असाधारण गुणों वाली एक सीक्वेंस 7 वस्तु और एक सीक्वेंस 6 वस्तु प्राप्त की और उन्हें विचपात से एक सीक्वेंस 6 विशेषता के बदले में दे दिया। सभी को कुछ न कुछ उपयोगी मिला, इसलिए सभी खुश थे। स्टोप्याध्याय 462 दुनिया। हे भगवान, ये तो अगल बगल के रास्ते हैं। ताओ यू अभी भी अस्पताल में है। उसके पास लियोनार्ड द्वारा लौटाई गई 2 विशेष क्षमताएं हैं और वह उगने पर भविष्यवाणियां भी करती है। एसेसिन्स पाथ की विशेषता सीक्वेंस 6 प्लेज अ विच है, जो कोई भौतिक विशेषता नहीं है बल्कि विशुद्ध रूप से एक असाधारण विशेषता है, जिसे संभवतः किसी चुड़ैल ने अपनी मृत्यु के बाद छोड़ा होगा। भविष्यवाणी के माध्यम से उसे यह जानकर कुछ आश्चर्य हुआ कि आग लगाने वाला वास्तव में उसके साथ बहुत मेल खाता था और वे दोनों निकटवर्ती रास्तों से आए होंगे। चुड़ैलें काली आग का इस्तेमाल कर सकती हैं और आग लगाने वाले भी आग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उनके रास्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आग लगाने वाले के 9वें क्रम को हंटर कहा जाता है, जो कि हत्यारे के समान है। मुझे याद है कि क्लेन के पास ऐसा ही एक था। ताओ यू स्वयं संदूषण से अप्रभावित है और इसकी असाधारण विशेषताओं को सहायक सामग्रियों के बिना एक जादुई औषधि का मुख्य घटक माना जा सकता है। उकसाने वाले का बनाया हुआ पेय अभी अभी पच गया है, और हालांकि चुड़ैल की प्रगति औसत दर्जे की ही है, लेकिन यह उसके लिए कुछ और चालें चलने के लिए काफ़ी है। ईव के पिछले बयान को ध्यान में रखते हुए कि वह लगभग पच रही थी, ये प्लेज ऑफ विच पूरी तरह से गंभीर नहीं है, लेकिन वह खुद भी कोई गंभीर व्यक्ति नहीं है। इसलिए यह बहुत संभव है कि वह असैसिन की तरह आंशिक रूप से पच चुकी हो। इसके अलावा मुझे बाद में पाचन संबंधी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह हंटर के पोषन्स के लिए रसातल की खोज में उसके पिछले अनुभव को देखते हुए केवल सीक्वेंस 9 पोषण बनाना उसके लिए बहुत आसान था। रोसागो ने इसे पहले भी प्रदर्शित किया था। इस दुनिया में सीक्वेंस 5 के प्राणियों से निपटना सामान्य परिस्थितियों में भी काफ़ी मुश्किल होता है, खासकर उन अजीब गंदे जीवों से। रोसागो के बारे में सोचते हुए ताओ यू को भी कुछ दबाव महसूस हुआ, लेकिन ईव ने उससे कहा कि उसने इसे पचा लिया है और वह उससे नुस्खा चाहती थी। ये तो बहुत ही तेज़ है। ... ताओ यू ने कुछ दिनों तक अस्पताल में आराम किया और तूफान गुजरने के बाद उन्होंने अस्पताल से छुट्टी लेने का विकल्प चुना और फिर मिन्स्क स्ट्रीट पर एक कमरा किराए पर लिया। ऐसा नहीं था कि ताओ यू को ये जगह पसंद आ गई थी, बल्कि गैस विस्फोट के प्रभाव के कारण एक किराएदार जिसका पट्टा समाप्त हो रहा था, उसने नवीनीकरण न करने का विकल्प चुना और वहां से चला गया। चूंकि यह एक आकस्मिक घटना थी, इसलिए ताओ यू ने स्वाभाविक रूप से इसे विशेष रूप से चुनने की जहमत नहीं उठाई। क्लेन, जिनसे वह कुछ दिनों से नहीं मिले थे, ने शायद महसूस कर लिया होगा कि सब कुछ लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए उन्होंने अपने बीमार पड़ोसी से मिलने के प्रतीक के रूप में कुछ छोटे उपहार लाए। तुम्हारा ठिकाना रात का चर्च है। जब तुम अस्पताल में भर्ती थे तब मैं नहीं आया था। क्या तुम ठीक हो? क्लेन ने संक्षिप्त व्याख्या दी। मुझे अभी अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार मैं काफ़ी ठीक हूँ। मुझे चर्च ऑफ द नाइट से सीक्वेंस 6 का एक असाधारण गुण भी मिल गया है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास उसकी विधि नहीं है। ताओ यू ने लापरवाही से कहा। एक चुड़ैल। मुझे प्लेज ऑफ विच की रेसिपी पता है, ये पहले टिंगेम की उस चुड़ैल से पता चली थी। ओह, शायद तुम्हारा यह असाधारण गुण उसी का है। क्लेन के चेहरे के भाव कुछ अजीब से लग रहे थे। भविष्यवाणी के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत आवश्यक है। क्लेन की भविष्यवाणी ने श्रीमती शेरोन की उस असाधारण वस्तु पर बची हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को समाप्त कर दिया था, इसलिए ताओ यू ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, वह व्यर्थ थी। पता है, चलो जल्दी बताओ। क्लेन ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे रेसिपी लिख दी। हालांकि शेरोन ने कहा कि तुम बहुत मजबूत हो। एक सीक्वेंस 7 सीक्वेंस 5 के खिलाफ इतनी देर तक टिकी रही, यह अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। क्लेन, मूर्ख के रूप में, जानता था कि ताओ यू विशेष था, लेकिन वह फिर भी स्वाभाविक रूप से अपनी प्रशंसा दिखा सकता था और लगातार खुद को याद दिलाता रहता था कि वह खुद को उजागर न करे। मजबूत होने का क्या मतलब? मुझे तो लगभग निकाल ही दिया गया था। उस आदमी के तरीके बहुत ही अजीब हैं। रोसागो की क्षमताओं के बारे में सोचते ही ताओ यू को सिरदर्द होने लगता है। दरअसल उससे मिलना ही मुख्य कारण था कि ताओ यू जादुई औषधि को पचाने से पहले ही जबरदस्ती छठे क्रम में आगे बढ़ना चाहता था, ये जानते हुए कि उच्च अनुक्रम 4 या उससे अधिक होता है और 2 या उससे अधिक एक देवदूत होता है। ताओ यू पहले ये सुनिश्चित करना चाहता था कि सामान्य परिस्थितियों में वह कम से कम उच्च अनुक्रम के तहत प्रभुत्व का एक अच्छा स्तर हासिल कर सके। चौथे और 5वें चरण के बीच का अंतर बहुत बड़ा हो सकता है। 5वें चरण तक पहुंचने पर भी सामान्य परिस्थितियों में चौथे चरण से लड़ना शायद संभव न हो, लेकिन छठे चरण तक पहुंचने के बाद, भले ही मैंने उसे पूरी तरह से न समझा हो, मैं 5वें चरण से सामान्य रूप से लड़ पाऊंगा और जीत भी सकता हूं। हालांकि इस दुनिया में मौजूद क्षमताएं बहुत विचित्र हैं और ताकत का प्रदर्शन केवल स्तर के आधार पर नहीं होता। सही तरीके, वातावरण और परिस्थितियां मिलने पर कमजोरों द्वारा बलवानों को हराना आम बात है। मेरा लक्ष्य केवल प्रभुत्व की उच्च संभावना सुनिश्चित करना है, बाकी सब सूक्ष्म प्रबंधन पर निर्भर करता है। आवश्यकता पड़ने पर मैं कई विशेष क्षमताओं से प्रतिरक्षा भी प्रदान कर सकता हूं। ओह हाँ, मुझे याद है कि तुमने पिछली बार जिस गैंगस्टर को मारा था उसका नाम द हंटर था। क्या तुम्हें उसकी विधि पता है? मुझे सामग्री की एक प्रति भी दे दो। ताओ यू को अचानक कुछ सूझा और उसने क्लेन से कहा, अरे ये तो अभी भी यहीं है, आपको इसकी क्या ज़रूरत है? ये काम करता है। ये देखकर कि ताओ यू बात करने को तैयार नहीं था, क्लेन ने आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा। ठीक है, मैं इसे आज रात आपके पास लाऊंगा। मुझे हाल ही में एक नया मिशन मिला है। वहाँ एक भूमिगत मार्ग है और मैंने एक भविष्यवाणी की है जिससे पता चलता है कि शायद अंदर कोई बुरी आत्मा हो सकती है। क्या आप इसके बारे में और जानने में रुचि रखते हैं? बुरी आत्माएं?
हम उनकी पड़ताल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बैकलैंड एक खतरनाक जगह है। हमें पहले खतरे के स्तर का आकलन करना होगा और उसी के अनुसार तैयारी करनी होगी। ताओ यू निश्चित रूप से ऐसा कुछ भी करने में प्रसन्न होगा जो लाभकारी हो सकता है। इस आदान प्रदान में हमें अनुक्रम 6 की सामग्री प्राप्त हुई। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पहल करने से लाभ मिलने की संभावना अधिक होती है। वैसे हो सकता है कि मैं एक पार्टी में जाऊं, इसलिए मुझे उस समय थोड़ा सावधान रहना होगा। क्लेन ने अचानक फिर से बोलना शुरू किया, हालांकि उसकी आवाज़ अस्पष्ट थी। रोसागो की अनूठी क्षमताओं को प्राप्त करने के बाद वह भेस बदलने के लिए धूसर कोहरे पर एक नई कठपुतली बनाने में सक्षम हो गया और अपने ही व्यक्तित्व के रूप में टैरो क्लब में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था। यह मेरी स्वयं की पथ अनुक्रम 5 की एक असाधारण क्षमता है। जब मैं इसका उपयोग करना चाहूँगा तो मैं इसे स्वयं कर सकूंगा और दोनों पथों को निर्बाध रूप से जोड़ सकूंगा। अरे अच्छा, अब समझ में आया। तुम्हारी ताकत हमारे बच्चों के समूह में शामिल होने के लिए काफ़ी है। मुझे शक है कि मूर्ख कोई उच्च स्तरीय सभा आयोजित करता है। मैंने तुम्हें बताया था कि पिछली बार मैंने उसके एक अनुयायी को देखा था, शायद कोई देवदूत। उस लड़के से मिली उस पुरानी भावना और अब प्राप्त असाधारण ज्ञान को मिलाकर ताओ यू ने चुपचाप क्लेन से बात की। इससे क्लेन कुछ हद तक अवाक रह गया। क्या मेरे अधीन देवदूत हैं? मुझे ये कैसे पता नहीं चला? दरअसल मिस्टर फूल भी बच्चों की मेज पर ही बैठे थे। ... टैरोट की बैठक निर्धारित समय पर हुई और क्लेन का आधिकारिक उपनाम द वर्ल्ड भी बैठक में दिखाई दिया। इससे सुश्री जस्टिस को आश्चर्य हुआ, जो मूल रूप से अपनी नियमित अभिवादन की तैयारी कर रही थीं, लेकिन टैरो क्लब की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर उन्हें जल्द ही राहत महसूस हुई। क्लेन के साथ हुए समझौते के अनुसार ताओ यू ने दुनिया के बारे में अनजान होने का नाटक किया और एक दूसरे का अभिवादन करते हुए अपना परिचय दिया। उन्होंने ये भी पाया कि क्लेन वास्तव में दिखावा करने में काफ़ी माहिर था। धुंध भरे वातावरण में उसका व्यवहार उसके वास्तविक जीवन के व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग था। ये ठंडा और उदासीन है, जिससे एक बेहद ठंडी अनुभूति होती है। अगर आपके मन में पहले से कोई धारणा न हो तो आप इससे बिल्कुल भी जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएंगे। ये न्याय की उस परिभाषा से बिल्कुल अलग है जिसे मैंने पहले इसके बारे में समझा था। अपना परिचय देने के बाद सबसे पहले तो फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति द्वारा अभी तक न चुकाए गए डायरी के पन्ने और मूर्ख श्रीमान के आनंदमय पठन के पन्ने आते हैं। ताओ यू अभी भी वापस जाकर डायरी के पन्ने पढ़ने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही मुक्त आदान प्रदान शुरू हुआ, पहली बार भाग ले रहे प्रतिभागी मिस्टर वर्ल्ड ने 3 टास्क बाउंटी जारी करके बढ़त हासिल कर ली, जो उनकी शक्ति का स्पष्ट प्रदर्शन था। पहला व्यक्ति टिंगेन नरसंहार की जांच में शामिल दोषियों में से एक धोखेबाज लानियस है। उद्धरण चिन्ह ... टिंजेन देवता की संतान के आगमन के पीछे लेनेलूस भी एक अपराधी है, इसलिए हमें जांच के दौरान सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इसमें अरोरा सोसाइटी भी शामिल हो सकती है। मिस्टर वर्ल्ड अभी पहुंचे हैं और यह कहना सुरक्षित है कि उन्होंने इस मिशन के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा को और ऊंचा कर लिया है। दुष्ट देवता की संतान और अरोरा सोसाइटी के अवतरण से संबंधित कार्य सीधे बैठक को सौंपे जाने के तथ्य ने तुरंत सभी को चौंका दिया। वे क्लेन की पहचान के बारे में भी अटकलें लगा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मिस्टर फेट भी इसमें शामिल थे। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या श्री विश्व किसी प्रकार का आधिकारिक असाधारण व्यक्ति है, और क्या वह श्री नियति के बारे में जानता है। फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति अल्जा को एक बार फिर से डर लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि असाधारण दुनिया में एक अनुभवी योद्धा के रूप में उसकी स्थिति खतरे में है और उसे हटाया जा सकता है। लेकिन मिस जस्टिस कुछ हद तक सम्मानजनक प्रतीत हुई और फिर एक पल सोचने के बाद बोली, अगर वह अभी भी बैकलैंड में होते तो मुझे लगता है कि मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता था। बोलने के बाद उसने ताओ यू की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि मिस्टर फेट अभी भी बैकलैंड में है या नहीं, लेकिन उसने खुद कुछ नहीं कहा। मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। इसके बाद क्लेन ने मिस्टर फूल की शक्ति का उपयोग करके स्केच को साकार करने का नाटक किया। चूंकि वे जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे वह बैकलैंड में था, इसलिए द सन और द हैंडमैन केवल असहाय होकर देख सकते थे, लेकिन वे इस बात को लेकर भी थोड़े उत्सुक थे कि द वर्ल्ड किस तरह का इनाम दे सकता है। ऐसा लगता है कि यह काफ़ी मुश्किल होने वाला है। दूसरी चीज़ जो मैं चाहता हूं वह है मिस्ट्रियंट की असली जड़, कम से कम 60 मिलीलीटर संबंधित रस और ईविल स्ट्राइप ब्लैक पैंथर का सारा रीढ़ का तरल पदार्थ। वर्ल्ड जैकेट के दूसरे मिशन के लिए मुख्य सामग्रियों में से एक को सामग्री विशेषज्ञ सन द्वारा लिया गया था, जो सभी प्रकार की असाधारण सामग्रियों का उत्पादन करता है। हालांकि किसी ने भी दूसरे पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्लेन को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं थी। एक का होना ही उसके लिए काफ़ी अच्छा था। तीसरा, मुझे रून राज्य के सभी गरीब रईसों के बारे में जानकारी चाहिए, जिसमें उनके वर्तमान पते भी शामिल हों। जितनी अधिक विस्तृत जानकारी होगी उतना ही बेहतर होगा। ताओ यू को पता था कि क्लेन ने ये कार्य क्यों सौंपा था। संभवतः इसका उद्देश्य उस रहस्यमय भूमिगत दुनिया के बारे में जानकारी तैयार करना था,
और यह जिम्मेदारी एक बार फिर मिस जस्टिस ने ही संभाली। चून की जालसाजों की जांच से अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है, इसलिए इनाम की राशि सीधे तौर पर देने की जरूरत नहीं है। आरोपी के मिलने के बाद इनाम दिया जा सकता है। सन और मिस जस्टिस के तीसरे कार्य की सामग्री लगभग पूरी हो चुकी है। सन पक्ष ने मुआवजे के तौर पर एक असाधारण हथियार की मांग की, जबकि जस्टिस पक्ष ने वर्ल्ड से रहस्यमय प्रतिबंधित ज्ञान का एक अंश मांगा। कुल मिलाकर ये सबके लिए सुखद अंत था। मुझे सीक्वेंस 8 प्रोवोकेटर और सीक्वेंस 7 आर्सेनिस्ट के लिए औषधि बनाने की विधि चाहिए। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई जानकारी हो तो कृपया मुझे बताएं। आप इनाम की राशि तय कर सकते हैं। ताओ यू ने भी उचित समय पर एक कार्य सौंपा। आनंद की चुड़ैल को बस कुछ सहायक सामग्रियों की कमी है, जिन्हें प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान है, और ये लगभग निश्चित है कि पाचन क्रिया सुचारू रूप से होगी। ऐसे में मैं शिकारी मार्ग पर भी विचार कर सकता हूँ। सबसे पहले सीक्वेंस 9 से चीज़ों को आजमाना शुरू करें। जब आपको लगे कि पाचन क्रिया एक निश्चित सीमा तक पहुंच गई है तो रुक जाएं और धीरे धीरे सीक्वेंस 5 की जादुई सामग्री की खोज करें। दरअसल मिस्टर ए के साथ एक 5वीं श्रेणी की चुड़ैल है और ईव का वर्तमान बॉस कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं नहीं जानता। दुर्भाग्यवश श्री ए मानसिक रूप से अस्थिर हैं और गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं, अन्यथा हम उन्हें अंतिम परीक्षण के दौरान रख सकते थे। स्टॉप अध्याय 463 द्वितीय व्यवसाय। भविष्यवाणी करने वाले सभी लोग पहेलियां गढ़ने वाले होते हैं। ताओ यू जब धुंध से बाहर निकली तो उसने अपनी डायरी के 6 पन्ने पढ़ने शुरू कर दिए। मिस्टर हैंडमैन बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं, मुझे उनसे बहुत कम कीमत पर रहस्यमय ज्ञान का भंडार प्राप्त हुआ। इसके अलावा ये बेहद उच्च स्तर पर है। इस पुस्तक के पहले 6 पृष्ठों में रसेल अपने परिवार के बारे में बातचीत करते हुए बताते हैं कि कैसे ज़राथुस्त्रा ने अपने बच्चों के भविष्य की भविष्यवाणी की, ये खुलासा करते हुए कि उनका दूसरा बेटा एक देवदूत बनेगा और उनकी सबसे बड़ी बेटी रहस्यमय दुनिया में एक महान हस्ती बनेगी। मैंने रसेल की सोरन परिवार के बारे में कुछ अटकलें भी देखीं। इसके बाद रसेल ने उस रहस्यमय संगठन का फिर से जिक्र किया जिसके पास दूसरी ईशनिंदा वाली पट्टिका थी, और समझाया कि यह संगठन सच्चे निर्माता के प्रति शत्रुतापूर्ण था। हम क्या सच में शत्रुता ही सृष्टि करता है? 5 मार्ग पूर्ण हैं। ताओ यू की आंखें थोड़ी चमक उठीं। उसने श्री ए से वह जादुई औषधि सीख ली थी जिसकी उसे चाह थी। ये पुष्टि हो गई थी कि 5 आसन मार्ग थे और संबंधित सच्चे देवता, सच्चा सृष्टिकर्ता, शाश्वत सूर्य, तूफानों का स्वामी और ज्ञान और बुद्धि का देवता थे। 5वां व्यक्ति इसी रहस्यमय संगठन के भीतर है। जांच प्रक्रिया और डायरी में उल्लिखित कुछ जानकारी के आधार पर ताओ यू ने यह निर्धारित किया कि इस संगठन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला वास्तविक माध्यम दर्शक होना चाहिए। मिस जस्टिस का रास्ता। यह अफसोस की बात है कि हम भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकते। एक उच्च आयामी पर्यवेक्षक। यह उस संगठन के वर्णन से मेल खाता है जो हमेशा किनारे से देखता रहा है। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उनका कोई सच्चा ईश्वर है। ताओ यू ने मन ही मन सोचा कि इतनी कम चर्चित संस्था शायद ऐसा इसलिए कर रही होगी क्योंकि उसका कोई सच्चा भगवान नहीं है, लेकिन मिस जस्टिस के कुछ दर्शकों के स्वभाव को देखते हुए ताओ यू इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। भले ही वह सचमुच का देवता बन जाए, फिर भी वह एक घिनौनी चीज हो सकता है जो छुपकर अंधेरे में सब कुछ देखता रहता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आस्था के बारे में मेरी अटकलें और मेरा ये बेतुका जुड़ाव सही है या नहीं। अगर मैं आस्था में ही अपना सहारा बना रहा हूं तो शायद वह सच्चा ईश्वर नहीं है। इसके अलावा वे आदिम निर्माता में विश्वास करते हैं जो पूरी तरह से तर्कसंगत है, इसलिए तथाकथित आदिम निर्माता कुछ ऐसा है जो 5 मार्गों का मिश्रण है। बूम! तीव्र प्रदूषण ने अपना कहर बरपाया और ताओ यू को प्रदूषण से एक और स्नान मिला, जिससे उसकी अद्वितीय सीमा सफलतापूर्वक पुनःपूर्ति हो गई। बुरा नहीं है, शैडो पैसेज शुरू से ही अस्थिर था और मैंने इसे भरने के लिए परग्रही ड्रैगन की जादुई शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। इसकी मरम्मत करना थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन किसने सोचा होगा कि ऐसा होगा। इस दुनिया में कितनी गंदगी फैली हुई है। पल भर में प्रदूषण। सौभाग्यवश ग्रेटर ग्रेल से प्राप्त काली मिट्टी के अभिषेक के कारण मुझे जन्मजात दानव शरीर प्राप्त हुआ। युद्ध के देवता, रात्रि की देवी और मृत्यु के देवता एक ही हैं, लेकिन धरती माता और भाप एवं मशीनरी की देवी का क्या? ऐसा लगता है कि उनका कोई शत्रु ही नहीं है। कितनी आलसी हैं ये सब। ताओ यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बिल्ली उसके दिल को खरोंच रही हो। इसके अलावा डायरी के अनुसार सच्चा ईश्वर अनुक्रम 0 है, अनुक्रम 1 नहीं। मैंने पहले गलत अनुमान लगाया था, लेकिन वह काफी हद तक सही था। तो अनुक्रम 2 एक देवदूत है और अनुक्रम 1 क्या है? एक महादूत। ताओ यू जानकारी को समझने और उस पर मनन करने में लगी रही। इस डायरी प्रविष्टि ने न केवल अनुक्रम 0 के अस्तित्व की पुष्टि की, बल्कि यह भी खुलासा किया कि अपवित्र पट्टिका पर 22 पथ हैं। यह मेरी कल्पना से कहीं अधिक था। इसके बाद ताओ यू को पता चला कि रसेल के 22 टैरो कार्डों में भविष्यवाणी और ज्योतिष के विपरीत गुण थे और प्रत्येक कार्ड देवत्व के मार्ग से मेल खाता था।
दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि इस रहस्यमय संगठन ने रोसेल की मदद नहीं की, लेकिन यह निश्चित नहीं है। दर्शकों को शायद पता भी न चले, भले ही वे कोई कदम उठाएं, और वैसे भी दर्शक एक अलग ही कहानी है। ताओ यू ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसने न्याय पक्ष के माध्यम से इस दृष्टिकोण के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था, और मनोवैज्ञानिक रसायन शास्त्र संघ नामक एक संस्था भी थी। ऐसा लगता है कि इसमें मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक पहलू शामिल हैं, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि भविष्य में इसमें कोई बदलाव आएगा या नहीं। लेकिन ताओ यू को स्पष्ट रूप से आभास हुआ कि यह एक बहुत ही कठिन दृष्टिकोण हो सकता है। 1 मिनट रुकिए, वो पंख वाला पेन। ताओ यू को तुरंत 008 द्वारा दर्शाए गए पंख वाले कलम का ख्याल आया। नियमों में कुछ हद तक बदलाव किया गया है, शब्द ही कानून बन जाते हैं। क्या ये कुछ ज़्यादा ही गलत नहीं है? एक क्षण के लिए ताओ यू को कुछ अनिश्चितता महसूस हुई, और यहाँ तक कि उनके मन में अपने अलौकिक शरीर को दिव्यता से भरने की इच्छा भी जागी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दर्शक पर्दे के पीछे से गुपचुप तरीके से इन सब चीज़ों को नियंत्रित कर रहा हो? वह विचित्र रहस्यमयी संगठन, ये तो बहुत गंदा है, हे भगवान। असल में जब ताओ यू की पहली मुलाकात सीक्वेंस 5 से हुई, तो वह श्री यही थे जो अन्य असाधारण प्राणियों की आत्माओं को बंदी बनाकर उन्हें गुलाम बना सकते थे। ताओ यू को पहले से ही श्री काफ़ी परेशानी का सबब लग रहे थे, क्योंकि वे मूल रूप से एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कई मार्गों में महारत हासिल कर ली थी। बाद में जब उनका सामना रोसागो से हुआ, तो उन्होंने ये भी पाया कि सीक्वेंस 5 का ये प्राणी बहुत गंदा था। शेरोन, जो आध्यात्मिक दृष्टि रखने वालों के लिए भी अदृश्य हो सकती है और दूसरों को अपने वश में कर सकती है, बहुत ही गंदी भी है। रात्रि की देवी का सपना भी पवित्र नहीं है। धन द्वारा इस्तेमाल किया गया कलश भी बहुत अजीब है, और उसमें उस दुष्ट देवता की संतान भी है। तरह तरह की चीज़ें। ऐसा लगता है कि आजकल दुनिया का हर असाधारण रास्ता बिल्कुल साफ नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हत्यारे का रास्ता लगभग खत्म हो चुका है। ताओ यू जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही ज़्यादा उसके दिमाग में दूषित विचार आने लगे, यहाँ तक कि उसकी आगे सोचने की हिम्मत ही खत्म हो गई। ऐसा नहीं था कि उसे प्रदूषण से डर लगता था, बल्कि इसलिए कि उसने पाया कि उसका सोफा उससे बात करने लगा था। अगर मैं इसी तरह सोचता रहा तो शायद किसी की नज़र मुझ पर पड़ जाए। एक शुद्धिकरण ताबीज से चुपचाप सोफे को शुद्ध करने के बाद ताओ यू ने खिड़की खोली और एक गहरी सांस ली। पानी बहुत गहरा है। इस दृष्टिकोण से अंतरिक्ष में मौजूद वे चीज़ें मूल निर्माता के समान हो सकती हैं। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? तारों से भरा आकाश इतना विशाल है, यह इस दुनिया पर इतना अधिक कृपा क्यों करता है? हाँ, प्रदूषण आ रहा है, जिसका मतलब है कि मेरा अनुमान सही था। ये दरवाजे का फ्रेम बहुत ही बदसूरत है। आप इसे मेरे लिए कब बदलेंगे? खिड़की ने ताओ यू से शिकायत करना शुरू कर दिया, जिससे प्रेरित होकर उसने चुपचाप एक और शुद्धिकरण ताबीज फाड़ दिया। उन्होंने कई असाधारण सामग्रियां खरीदी और आध्यात्मिक रूप से प्रतिभाशाली होने के कारण उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाईं। धनी और मनमौजी। इसके बाद ताओ यू अपने कमरे में लौट आए और क्लेन द्वारा दिए गए सामग्रियों और नुस्खे को तैयार करने लगी। सीक्वेंस 9 पोशन हंटर असैसिन की भूमिका निभाने की तकनीक पर आधारित, जो मुंह में घुल जाने वाली है। हंटर भी लगभग वैसा ही होना चाहिए। हालांकि ताओ यू को रसातल में आए हुए 2 साल से भी कम समय हुआ है, लेकिन उसने इन 2 वर्षों के दौरान अपने समय का भरपूर उपयोग किया है और शिकार के मामले में कभी भी लापरवाह नहीं रहा है। ये कम से कम 9वें क्रम के लिए काफ़ी से अधिक है। ग्लग ग्लग टिल्ड। उन्होंने अपने शरीर को और भी मजबूत बनाया और अपनी कुछ मूल शक्ति का भी उपयोग किया। दुर्भाग्यवश इस दुनिया में केवल शारीरिक बल का प्रयोग करना थोड़ा कष्टदायक होता है। फिर ताओ यू को रोसागो की याद आई, जिसकी ताकत उससे कहीं कम थी, फिर भी वह एक ही मुक्के से उसका आधा हिस्सा मार सकता था। लेकिन इसके बदले में कागज़ की गुड़िया भी काम आएगी, इससे कोई समस्या नहीं होगी। दरअसल उस चुड़ैल की भी एक दर्पण प्रतिरूप और एक जादू की छड़ी की प्रतिरूप मौजूद है। ऐसा लगता है कि या तो उनके पास कवचधारी दैत्य के हमलों का सामना करने की शक्ति है, या उनके पास इससे निपटने के कई अजीब तरीके हैं। हालांकि शिकारी ने सूंघने और ट्रैक करने की कुछ क्षमता भी हासिल कर ली है, और जाल बिछाने की एक अतिरिक्त प्रवृत्ति विकसित कर ली है। ताओ यू ने संकोच करना बंद कर दिया और अपनी इच्छाशक्ति की 500,000 इकाइयाँ उसमें समाहित कर दी, जिससे पूरी कक्षा का देवत्वीकरण हो गया। यह अफसोस की बात है कि उकसाने वाला डायन को पचा नहीं पा रहा है, वरना श्री द्वारा राजदूत की हत्या और उसके बाद पैसों की मांग, साथ ही नाइट चर्च के उनके साथ किए गए व्यवहार को और भी बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता था। चुड़ैल में अभी भी कुछ कमियां हैं। देखते हैं कि क्लेन के साथ दुष्ट आत्मा को ढूंढने जाना मददगार साबित होगा या नहीं। साथ ही आनंद की चुड़ैल के लिए सहायक सामग्री भी कम है। सावधानी बरतना ही बेहतर है। शिकारी की सहायक सामग्री पूरी तरह से तैयार थी, क्योंकि इससे पहले 2000 सोने के पाउंड से अधिक मूल्य की विभिन्न सामग्रियों की बड़े पैमाने पर खरीद की गई थी। लेकिन अभी भी कुछ प्लेजर विच पार्टियां हैं, इसलिए हमें एक नई पार्टी ढूंढनी होगी।
शेरोन 5वें क्रम की सदस्य है, इसलिए उसके दोस्तों का दायरा काफ़ी ऊंचा होना चाहिए। मैं उससे जाकर पूछती हूँ। ताओ यू को पता नहीं था कि शेरोन कहाँ है, इसलिए वह क्लेन को ढूंढने के लिए वापस चली गई। वह संयोगवश ही भूमिगत दुनिया का पता लगाना चाहता था। शेरोन एक प्रतिशोधी आत्मा थी और इस दुनिया की विचित्रता और विशिष्टता को देखते हुए वह निश्चित रूप से एक बेहतरीन सहायक साबित होगी। वह उसे समूह में शामिल होने के लिए भर्ती कर सकता था। तुम सही कह रहे हो। उसने नौकरी सिर्फ इसलिए स्वीकार की क्योंकि उसके पास पैसों की कमी थी। वह शायद कुछ खरीदना चाहती थी, कम से कम 1000 पाउंड की कोई चीज़। उस असाधारण समारोह में ज़रूर कुछ बढ़िया चीज़ें होंगी। क्लेन की बातों से ताओ यू ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, चलो छापा मारने चलते हैं। हालांकि ताओ यू का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। हालांकि मेरे पास कुछ असली पैसे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस तरह की असाधारण सभा को समेटने के लिए मुख्य रूप से नकली नोटों का ही इस्तेमाल करूंगा। मैंने स्वेच्छा से एक भविष्यवाणी की और यह पता लगाने में सक्षम रहा कि नकली नोट समस्याग्रस्त था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतने असली नोट की प्रामाणिकता की भविष्यवाणी करने में इतना ऊब जाएगा, है ना? ताओ यू एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। श्री ए, जो क्रम संख्या 5 पर थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। शेरोन की सभा में उच्च क्रम के असाधारण प्राणी होना तो संभव ही नहीं था, है ना? यह एक अर्धदेव है, क्या उसे बैकलैंड में रहने के जोखिमों से डर नहीं लगता? हालांकि एहतियात के तौर पर इस दौरान अधिक बार धोना बेहतर है। पहले उनसे संपर्क करके पुष्टि कर लेते हैं। उनके असाधारण समारोहों का दायरा निश्चित रूप से इतना व्यापक नहीं होगा। ताओ यू मन ही मन इस बात पर विचार कर रहा था और नहाते समय उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। चलिए चलते हैं। दरअसल वह और उसके दोस्त जिस जगह पर थे वो वही ब्रेवहार्ट बार है जिसके बारे में यान ने मुझे पिछली बार बताया था। वहाँ लोगों का एक छोटा सा समूह है, लेकिन वो जगह नहीं है जहाँ शेरोन जाती है। वहाँ बच्चों के लिए एक अलग टेबल भी है। क्लेन ने आत्मनिंदा करते हुए हल्की सी हंसी दी। सीक्वेंस 7 बनने से पहले ही वह कुछ दबाव महसूस कर रहा था। स्पष्ट शब्दों में कहें तो निम्न स्तर की असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्तियों के पास अभी भी बहुत कम विकल्प हैं। स्टॉप। अध्याय 464 बोध। बैकलैंड में ब्रिज डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा क्षेत्र है जो ईस्ट एंड के समान है और यह आमतौर पर गरीब और संघर्षरत निम्न वर्ग के लोगों द्वारा बसा हुआ है। हालांकि जीवन यापन की लागत कितनी भी कम क्यों न हो, हमेशा ऐसे स्थान मौजूद रहेंगे जहां लोग आराम कर सकते हैं और मौज मस्ती कर सकते हैं। ब्रेवहार्ट बार ऐसी ही एक जगह है। ताओ यू ने क्लेन का पीछा किया और फिर शेरोन के साथी मारिच से मिला। ताओ यू को मारिक से पहली बार मिलने पर थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वह व्यक्ति जीवित व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था और कमरे में कई अन्य ज़ॉम्बी जैसे चेहरे भी थे। ताओ यू के अनुमान के अनुसार वे सभी मारिक द्वारा नियंत्रित लाशें थीं। ये लाशें बिल्कुल भी खराब गुणवत्ता की नहीं हैं, ज़ॉम्बी से कहीं बेहतर हैं, लगभग सामान्य ज़ॉम्बी के बराबर हैं। क्या आप एक साथ इतनी सारी लाशों को नियंत्रित कर सकते हैं? ताओ यू स्वयं शव शोधन में माहिर थे और उन्होंने सोचा कि यदि वे इस मार्ग का अनुसरण करते हैं तो शव शोधन की कला को इस दुनिया में पुनर्जीवित किया जा सकता है। दरअसल आजकल कुछ अनुष्ठानों के माध्यम से शवों को पुनर्जीवित करने वाले कुछ सरल ताबीज बनाना संभव हो सकता है और यहाँ तक कि उनका व्यापार में भी उपयोग किया जा सकता है। अब ये क्या है? मैरिक का चेहरा कुछ हद तक सख्त था, लेकिन शायद उनके पिछले सहयोग के कारण कोई यह महसूस कर सकता था कि उनका सख्त चेहरा यथासंभव दोस्ताना दिखने का एक प्रयास था। अगर यह सिर्फ क्लेन होता, जो पहले मदद मांगने वाला एकमात्र निम्न स्तरीय व्यक्ति था, तो उसे ज्यादा परवाह नहीं होती। छठे क्रम के ज़ॉम्बी के रूप में असाधारण दुनिया में उसका काफी प्रभाव है। अगर उसे पकड़े जाने से छिपना और प्रसिद्धि से बचना न पड़ता तो वह और शेरोन मिलकर 7 महान समुद्री डाकू जनरलों के समान एक संगठन बना सकते थे। हालांकि शेरोन ने बताया कि मध्य भाग में जिस असाधारण व्यक्ति पर जादू टोना करने के रास्ते पर होने का संदेह था, उसके पास अत्यंत शक्तिशाली शक्ति थी। चूंकि मारिच का पीछा किया जा रहा था, इसलिए उसने स्थानीय असाधारण व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना बेहतर समझा। एक बार आपसी विश्वास स्थापित हो जाने पर भविष्य में सहयोग के अवसर मिलने की संभावना थी। इस बार शेरोन के अंगरक्षक के रूप में काम करने के लिए बाहर जाने का मुख्य कारण ये था कि उसके पास पैसों की कमी थी और वह एक विशेष वस्तु खरीदना चाहती थी, पीछा करने वालों से निपटने के लिए। दरअसल इसी वजह से वे बैकलैंड भाग गए थे, क्योंकि बैकलैंड में उच्च क्रम वाली इकाइयों को भी सतर्क रहना पड़ता है, जो दुश्मनों को जोखिम लेने से रोक सकता है। मैं चाहूंगा कि आप एक असाधारण पार्टी की सिफारिश करें, अधिमानतः वह पार्टी जिसमें मिस शेरोन शामिल होती हैं, कुछ उच्च स्तरीय। ताओ यू ने बोलने की पहल की। वह समझ गया था कि दूसरा पक्ष कम से कम मध्य क्रम का था और शायद केवल 7वें क्रम का नहीं था। अपनी क्षमताओं के साथ ये ज़ॉम्बी उन्हें प्रत्यक्ष मुकाबले में बहुत मजबूत बनाते हैं, जिससे वे मूल रूप से क्षेत्र प्रभाव क्षति पहुंचाने में सक्षम होते हैं।
हालांकि यह असाधारण क्रम स्वयं निष्पक्ष है और दूसरे पक्ष को अनिश्चित काल तक सभी लाभ लेने की अनुमति नहीं दे सकता। इसलिए ताओ यू का अनुमान था कि दूसरे पक्ष को ज्योतिषी, तमाशबीन या गुप्त साधकों जैसी कोई भी गंदी चाल नहीं चलनी चाहिए। वो पार्टी मैरिज हिचकिचाया। यह एक बहुत ही उच्च स्तरीय बैठक थी जिसमें वह शामिल नहीं हो सकता था। लेकिन ताओ यू के चेहरे पर एक नज़र डालने के बाद उसे कुछ याद आया और उसने फिर भी सिर हिला दिया। अगर आप होते तो आपको अंदर जाने की अनुमति मिल जानी चाहिए थी। ताओ यू ने भी दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया, लेकिन उसे यह अजीब नहीं लगा। अपने पिछले प्रदर्शन के आधार पर वह पहले ही शेरोन का सम्मान अर्जित कर चुका था। कम से कम क्लेन, जो शेरन का मालिक था, उससे उसका नाम तो जानता था। उस प्रतिशोधी आत्मा में भी अपना स्वाभिमान था। तो बदले में मुझे क्या देना होगा? ताओ यू मुफ्त का भोजन स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इससे मारिच बोलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। मुझे यकीन नहीं है कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन अगर यह काम करता है तो मुझे उम्मीद है कि जब हमें इसकी ज़रूरत होगी तो हम आपसे एक बार शुल्क लेकर मदद मांग सकेंगे। ठीक है, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि अगर इसमें उच्च स्तर की घटनाएं या कोई खतरनाक चीज़ शामिल है तो मैं अपना नाम वापस ले लूँगा। खतरा तो है, लेकिन इतना गंभीर नहीं कि इसे एक उच्च स्तरीय स्थिति कहा जा सके। ये बैकलिन की बात है और हमारे दुश्मन न तो चच हैं और न ही अधिकारी। मैरिक के सख्त चेहरे के भावों में थोड़ा बदलाव आया। ताओ यू ने सहमति में सिर हिलाया। खतरा होना स्वाभाविक था। शेरोन की विचित्र शक्तियां पहले से ही बेहद प्रबल थीं। हालांकि रोसागो ने उसे नियंत्रित कर रखा था। ताओ यू का मानना था कि सामान्य अवस्था में भी उससे निपटना मुश्किल होगा। इसलिए उन्हें लगता है कि जो चीज़ें कठिन हैं और जिनके लिए बाहरी मदद की आवश्यकता होती है, उन्हें खतरनाक मानना स्वाभाविक ही है। हालांकि जब तक इसमें उच्च स्तरीय प्रक्रियाएं शामिल नहीं हैं, ताओ यू को अब भी भरोसा है। लेकिन सबसे अच्छा होगा यदि उसकी प्लेजविच अपनी प्रगति पूरी कर ले। इस तरह बैकअप प्लान के लिए प्रार्थना किए बिना भी समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त होगा। ... अगली बार जब आप लोगों को लेकर आएं तो कृपया हमें पहले से सूचित कर दें। एक छिपे हुए दरवाजे के माध्यम से क्लेन ताओ यू को ब्रेवहार्ड पार्क में आयोजित असाधारण सभा में ले गया, जहां बच्चों का एक समूह एकत्रित था। उन्हें अंदर ले जाने वाला नकाबपोश व्यक्ति क्लेन के इस दुस्साहसी फैसले से कुछ हद तक नाखुश था, लेकिन वह उन्हें बाहर निकालने के लिए इच्छुक नहीं लग रहा था। अगर आप लोगों को यहाँ लाते हैं और फिर उन्हें भगा देते हैं तो वे नाराज हो सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे सभी की छवि खराब होगी। हालांकि कुछ अटपटे और असामान्य व्यक्तियों का जमावड़ा कोई जघन्य अपराध नहीं है, फिर भी इसे सार्वजनिक व्यवस्था भंग माना जा सकता है। अगर कोई इसकी रिपोर्ट नहीं करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई करता है तो वे निश्चित रूप से इसका तमाशा करेंगे। यह एक बड़ा खरीदार है जो सामान खरीदने आया है। कई लोगों का सामान बेचा जा सकता है। क्लेन ने एक सरल व्याख्या दी, जिससे नकाबपोश व्यक्ति का लहजा काफ़ी हद तक नर्म हो गया। मैं समझ गया। मुझे उम्मीद है कि आज आपको आपकी मनचाही चीज़ मिल जाएगी। ताओ यू को क्लेन से पहले ही पता चल चुका था कि इस असाधारण सभा के आयोजक को ज्ञान की आंख कहा जाता था। हालांकि वह उस व्यक्ति का चेहरा नहीं जानता था, लेकिन वह एक विद्वान बुजुर्ग थे और सभा में उपस्थित लोगों की संख्या काफ़ी अच्छी थी। पिछली बार मैंने यहाँ से एक लिसनर ईयर खरीदा था। इस बार मैं 2 औषधि बनाने की विधियाँ बेचकर एक हथियार खरीदूंगा ताकि अपना कर्ज चुका सकूं। जैसे ही वे गलियारे से आगे बढ़े, क्लेन ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और ताओ यू से बात की। तो मैं तुम्हारे अलावा बाकी सब चीज़ों का ख्याल रखूंगा। ताओ यू को लगा कि प्रत्येक बच्चे के लिए एक मेज होने से कमरा खाली करने के लिए पर्याप्त होगा। टैरो क्लब को नकली नोटों का इस्तेमाल करके मिस्टर फूल पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका थी, इसलिए इसे यहाँ छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ... सर, मेरे पास उपचार औषधि और मम्मी पाउडर भी हैं। खरीदना। मेरे पास एक स्लो विप भी है जो युद्ध में दुश्मनों की गति धीमी कर सकती है। खरीदना। मेरे पास यहाँ सामग्री मौजूद है। खरीदना। ताओ यू खरीदारी की दीवानी बन गई और उसने उस छोटी सी सभा में मौजूद सभी तरह के संग्रहों को खरीद डाला। परिचित आभा के कारण भले ही ज्ञान की आंख भेस बदले हुए थी, ताओ यू ने स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष की वास्तविक पहचान को भांप लिया। यह महान जासूस एसिंगर स्टैंटन थे, जिन्हें उन्होंने 2 बार नियुक्त किया था। मुझे पहले शक था कि यह आदमी किसी तरह का जासूस है, लेकिन अब लगता है कि वह शायद मध्यम स्तर का विशेषज्ञ है। इस तरह के समूह का नेतृत्व करना उसके लिए काफ़ी सुरक्षित होगा। पहली नज़र में ताओ यू ये देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि उसके पास नोटरी प्रकार की एक असाधारण वस्तु मौजूद थी, जो क्लेन द्वारा बेचे गए सूत्रों की प्रामाणिकता को सत्यापित कर सकती थी। सौभाग्यवश चून की सोने के पाउंड एक व्यापक रूप से स्वीकृत मुद्रा है, इसलिए दूसरे पक्ष ने लेनदेन को नोटरीकृत नहीं कराया। ये सभी अनुभवी लोग हैं, वे नकली नोटों को कैसे नहीं पहचान सकते। रून की नोट छापने की तकनीक काफ़ी उन्नत है। इससे ताओ यू को थोड़ी राहत मिली। श्रेय और इस जगह द्वारा स्थापित उदाहरण से उसे काफ़ी आत्मविश्वास मिला।
मैं कुछ असली नोटों को धोकर उपयोगी सामग्री खरीदने की योजना बना रहा हूं, जबकि बड़ी मात्रा में नकली नोटों का इस्तेमाल भंडारण के लिए करूंगा। अगर यह योजना सफल नहीं होती है तो मैं प्राप्त असाधारण सामग्रियों में से कुछ को बेचकर उन्हें धो लूंगा। दरअसल, जब तक आपके पास पर्याप्त पूंजी है तब तक असाधारण सामग्रियों पर एकाधिकार करना और उन पर सट्टा लगाना आसान है, जिनका किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रचलन कम होता है और जिनकी मात्रा सीमित होती है। शायद मैं असाधारण सामग्रियों का व्यापार करने वाला एक बड़ा व्यापारी बन सकता हूं। हालांकि बहुत अधिक खरीदारी करना बहुत ही दिखावटी होगा और इससे आधिकारिक असाधारण व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित हो सकता है। अपने नए घर में ताओ यू ने स्लो विप को बाहर निकाला और उसका बारीकी से निरीक्षण किया। इन असाधारण वस्तुओं के उपयोग की भी एक समय सीमा होती है। इनका उपयोग 2 साल तक किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि ये स्वयं असाधारण गुणों से निर्मित नहीं होती हैं, बल्कि असाधारण गुणों की शक्ति को निकालकर ठोस रूप दिया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे किसी ताबीज में किया जाता है। ताओ यू ने धीमी चाबुक का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और कुछ अनुमान लगाए। यह अफसोस की बात है कि मुझे स्वयं उस शिल्प कौशल को देखने का अवसर नहीं मिला, अन्यथा सफल नकल की संभावना कहीं अधिक होती। असाधारण गुण अविनाशी होते हैं। यदि कोई वस्तु असाधारण गुणों का उपयोग करके बनाई जाती है तो उस पर होने वाली टूट-फूट धीरे धीरे असाधारण गुणों द्वारा ठीक हो जाती है, इसलिए उसके उपयोग की कोई समय सीमा नहीं होती। ये अस्थायी वस्तुएं, जो असाधारण विशेषताओं पर निर्भर नहीं करती हैं, उन सभी की एक समय सीमा होती है, जो इस बात के बराबर है कि असाधारण व्यक्ति अपनी क्षमता का उपयोग करके इसे अस्थायी रूप से वस्तु में सील कर देता है। मुझे सीलिंग तकनीक की अच्छी जानकारी है। ताओ यू ने मारिच के घर पर पड़े शव के बारे में सोचा, चाबुक की सामग्री को देखा, एक पल के लिए झिझका और फिर अपना प्रयास शुरू किया। मोमबत्तियां जलाकर और आध्यात्मिक ऊर्जा की दीवार बनाने के लिए सामग्री बिखेरकर ताओ यू ने विभिन्न असाधारण सामग्रियों के गुणों को महसूस किया। अंत में उसने मम्मी पाउडर, भूत फूल का रस और अमरता लता पाउडर लिया, फिर उनमें अपनी आध्यात्मिकता का संचार किया और चाबुक को दूसरी बार सूक्ष्मता से संशोधित करना शुरू किया। आध्यात्मिक संचार की अनुभूति पूर्ण हो जाने और एक सीलिंग तकनीक द्वारा सील कर दिए जाने के बाद, जिससे एक सहज अनुभूति हुई, ताओ यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चाबुक को ध्यानपूर्वक महसूस किया। संशोधन के दौरान कुछ नुकसान हुआ, इसलिए अब इसकी प्रभावी अवधि अधिकतम 1 वर्ष ही है, लेकिन इसकी कार्यक्षमता में काफी सुधार हुआ है। अब यदि आप इस चाबुक से किसी शव को मारते हैं तो शव उठकर काम करने लगेगा। यदि आप किसी दुश्मन को चाबुक से मारते हैं तो शव की आभा दुश्मन को और भी कठोर बना देगी। इसका मूल्य निश्चित रूप से बढ़ गया होगा। हालांकि ताओ यू के लिए कीमत में वृद्धि मायने नहीं रखती थी, फिर भी व्यक्तिगत रूप से अपग्रेड पूरा करने के बाद उन्हें उपलब्धि का एक बड़ा एहसास हुआ। आधुनिक युग में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप इस तकनीक को अनुकूलित और बेहतर बनाया गया है। मैं जादुई कलाकृतियां तो नहीं बना सकता, लेकिन कुछ उपयोगी उपकरण तो मैं ज़रूर बना सकता हूं। यह अफसोस की बात है कि मेरे स्वामित्व वाले शेयरों की बदौलत मेरी आय पहले से ही काफ़ी अच्छी है और विनिर्माण से होने वाला लाभ तुलनात्मक रूप से उतना अधिक नहीं है। जी हाँ, आप इसे उस विशेष समारोह में भी बदल सकते हैं। इसके बाद ताओ यू ने बचे हुए सामान का इस्तेमाल करके कुछ और ताबीज बनाए। बिजली ताबीज, अग्नि ताबीज और बर्फ ताबीज, हालांकि केवल मध्यम रूप से शक्तिशाली हैं, मुश्किल से अनुक्रम 7 स्तर तक पहुंचते हैं, लेकिन उपयोग में सुविधाजनक हैं और निश्चित रूप से आपात स्थितियों के लिए अच्छे हैं। स्टॉप अध्याय 465 बर्नाडेट, आप वहां से क्यों चले गए? वह जगह खंडहर कैसे बन गई? शियू ने कुछ हद तक आश्चर्यचकित होते हुए ताओ युक्सिन का घर ढूंढने की पहल की। हालांकि गैस विस्फोट की खबर अखबारों में छपी थी, लेकिन ह्यू और फोस को इसके बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक वे इसे अपनी आंखों से नहीं देखते। वास्तव में इस युग में सूचना का प्रसार इसी प्रकार होता है। एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी। ओह, क्या अब कोई अच्छी खबर है? अखबार पढ़ते और कॉफी की चुस्की लेते हुए ताओ यू ने बेपरवाही से कहा, एक नया काम मिला है, क्या तुम तैयार हो या नहीं? इसमें बहुत खर्च आएगा। ह्यू ने एक रेखाचित्र निकाला जिसकी शैली उस समुद्री डाकू कप्तान के रेखाचित्र से मिलती जुलती थी जिसे ऑड्रे ने पिछली बार बनाया था, इसलिए ये रेखाचित्र भी उसी ने बनाया होगा। इसका निर्माण श्री क्रेन द वर्ल्ड द्वारा करवाया गया था, क्योंकि ताओ यू ने स्वयं इसे स्वीकार किया था। आप लोग जाकर पता लगाए। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। ताओ यू को लोगों को विस्तार से खोजने के थकाऊ काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अगर उसे कोई मिल जाता और कोई विशिष्ट लक्ष्य होता तो वह मदद करने में कोई आपत्ति नहीं करता। वह धोखेबाज किसी दुष्ट देवता की संतान जैसी चीज पैदा करने में सक्षम है, हो सकता है उसके अपने भी कुछ रहस्य हों। ठीक है, शियू ने अपने बिखरे बालों को खुजलाया और फिर रहस्यमय ढंग से ताओ यू से पूछा, अरे क्या तुम सीक्वेंस 7 पर पहुंच गए हो? तुम वाकई बहुत बुद्धिमान हो। ताओ यू थोड़ा आत्मसंतुष्ट था। हालांकि उसने चुड़ैल की औषधि को पूरी तरह से पचाया नहीं था, फिर भी वह निस्संदेह 7वें क्रम का था।
इसके अलावा सहायक सामग्री में बदलाव होते ही मैं जल्द ही सीक्वेंस 6 बन जाऊंगा। क्या आप एक हत्यारे हैं? शियू ने ताओ यू के सुंदर चेहरे को हैरानी से देखा, उसके शब्दों में गपशप का संकेत था। इससे ताओ यू को किसी साजिश का आभास हुआ। हे भगवान, क्या उन्हें भी उस चुड़ैल के बारे में पता चल गया था? गुप्त। ताओ यू का अच्छा मूड पल भर में गायब हो गया और फिर उसने मेहमान को विदा करने के लिए दरवाजा खोला। ... उसका सीक्वेंस इतना कम है कि वह जा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको वहां ले जा सकता हूं। अंततः शेरोन ने ताओ यू के अनुरोध को मान लिया और उसके दरवाजे पर गई, लेकिन उसने क्लेन की ओर इशारा किया, जो संयोगवश वहां कुलीन बुद्धिमत्ता पर चर्चा करने के लिए मौजूद था, और निर्दयतापूर्वक मिस्टर फूल को बच्चों की मेज से हटा दिया। वह अभी भी निचले क्रम में है और शेरोन की पार्टी में शामिल होने के योग्य नहीं है। इससे तुरंत ही क्लेन का चेहरा उतर गया। उसके पास चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास कुछ ऐसी रेसिपी थी जिन्हें वह बीच के हिस्से के लिए उपयुक्त कीमत पर बेच सकता था। लेकिन अब यह योजना पूरी तरह विफल हो गई है। अंत में उसके पास केवल यही विकल्प बचा था कि वह अपने सभी ज्ञात सूत्रों को लिखकर ताओ यू को दे दे और उनसे इन्हें बेचने में मदद करने का अनुरोध करे। यदि ये सूत्र बिक जाते तो वे लाभ को 50/50 बांट लेते। ठीक है, मैं बाद में पूछ लूंगा। महान जासूस उन महत्वपूर्ण फाइलों को व्यवस्थित करने में अपना समय ले सकते हैं। मैं पार्टी में जा रहा हूं। ताओ यू ने क्लेन को चिढ़ाया, जिससे क्लेन ने फैसला किया कि उसे जल्द से जल्द 7वें क्रम तक पहुंचना होगा। तब ताओ यू ने शेरोन से कहा, मिस शेरोन, हम एक भूमिगत मकबरे की खोज करने की योजना बना रहे हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि वह बीते युग का है। ऐसा माना जाता है कि वहां बुरी आत्माएं रहती हैं। अगर आप मदद करने को तैयार हैं तो हम मिलकर कोशिश कर सकते हैं। क्लेन के साथ इस बात पर शुरू से ही सहमति बनी हुई थी। शक्ति में अंतर के कारण ताओ यू द्वारा औपचारिक निमंत्रण देना बेहतर होगा। इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। क्रम 5 की प्रतिशोधी आत्मा के रूप में शेरोन में बुरी आत्माओं को महसूस करने की प्रबल क्षमता है, जो मौके पर ही भविष्यवाणी करने की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक है और उसे खतरे का पहले से ही अनुमान लगाने की अनुमति देती है। पिछला युग। शेरोन भी कुछ हद तक आकर्षित हुई और फिर उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। जरूर, लेकिन हमें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और तब हमें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। कोई बात नहीं, संख्या में शक्ति होती है, बशर्ते इसमें उच्चस्तरीय असाधारण व्यक्ति शामिल न हो। ताओ यू तुरंत सहमत हो गई। आखिरकार यह एक ऐसा विषय था जिस पर उसने शुरुआत से ही मारिक के साथ चर्चा की थी। अगर आप मेरी मदद करें और मैं आपकी मदद करूं और हम सब मिलकर काम करें, तो कई ऐसी चीजें जो असंभव लगती हैं, उन्हें पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा उनके पास अभी भी मिस्टर फूल उनके तुरुप के पत्ते के रूप में मौजूद थे। जब आवश्यक हो तो उनकी सहायता के बदले अगाध गहराई से प्राप्त जानकारी का उपयोग करें। एक सच्चा देवता भी उन्हें रोक सकता है। हालांकि ताओ यू जोखिम लेने वाला व्यक्ति नहीं है, और चूंकि वह मिस्टर फूल के ठीक होने की सीमा नहीं जानता है, इसलिए वह इसे तब तक नहीं आजमाएगा जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। कौन जानता है कि सच्चे ईश्वर के पास कौन कौन सी क्षमताएं हैं? ये हमारी समझ से परे है। हम सम्राट के स्वर्ण भारवाहक डंडे का उपयोग करके अनुमान नहीं लगा सकते। तो मैं आज आपको सीधे पार्टी में ले जाऊंगा। अच्छा, क्लेन पार्टी में शामिल नहीं हो सका और उसे थोड़ी ईर्ष्या हुई। हालांकि अगर आप में पर्याप्त ताकत नहीं है तो आप वास्तव में कुछ नहीं कर सकते। 7वें और 8वें क्रम के बीच का अंतर काफी बड़ा है। ... ताओ यू ने एक घोड़ागाड़ी किराए पर ली, जबकि मिस शेरोन चुपचाप उसके बगल में चल रही थी, जो काफी सुविधाजनक लग रहा था। ताओ यू को बातचीत के दौरान केवल उसकी आवाज ही सुनाई दे रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि ताओ यू ने स्वयं कार चलाए, अन्यथा यदि कोई चालक ताओ यू और अदृश्य व्यक्ति को आपस में बात करते हुए देखता तो वह शायद भयभीत हो जाता। सभा स्थल एक समारोह के समान है, लेकिन उपस्थित लोगों की संख्या 12 तक सीमित है। मैंने आपके प्रवेश के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था और आपकी अनुमति प्राप्त कर ली है। शेरोन की बातों से ताओ यू काफी हैरान हो गया। समारोह, इससे उन्हें मिस्टर फूल के टैरो क्लब की याद आ गई, जिसमें केवल 22 स्टूल ही हुआ करते थे। 12 लोगों का एक निश्चित समूह। हाँ, लेकिन सभी 12 प्रतिभागी कम से कम मध्य क्रम में थे और पहले सबसे निचले स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी 6ठे क्रम में थे। समुद्रों में विचरण करने वाला वह समुद्री डाकू सेनापति जिलिंगस ही सीक्वेंस 6 है। यहाँ कम से कम 12 लोगों के चित्र बनाए गए थे, जो निश्चित रूप से असाधारण व्यक्तियों के अधिकांश समारोहों से कहीं अधिक है। इसके आधार पर मेजबान के उच्च पदस्थ व्यक्ति होने की प्रबल संभावना है। ये सभा हिलिस्टन में आयोजित की गई थी, जो महान जासूस ताओ यू के परिचित के घर से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन एक कहीं अधिक सुखद स्थान पर एक आंगन वाला एक अलग विला। आंगन के द्वार पर पहुंचते ही ताओ यू को सचमुच कुछ गड़बड़ महसूस हुई। पीछे मुड़कर देखने पर उसने पाया कि जिस रास्ते से वह आई थी वह गायब हो चुका था और उसकी जगह सफेद धुंध छाई हुई थी। आंगन का सामने वाला द्वार किसी किले के द्वार की तरह धीरे धीरे चरमराहट के साथ खुला, जिससे अंदर एक गोल मेज दिखाई दी।
कई नकाबपोश लोग पहले ही अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। राउंड टेबल के शूरवीरों में आपका स्वागत है। कुछ उपस्थित लोगों को शायद पता चल गया था कि एक नया व्यक्ति आया है और उन्होंने उसका स्वागत करना शुरू कर दिया, जिससे ताओयू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। राउंड टेबल के शूरवीर, एक और समय यात्री। अगर सिर्फ 12 लोग होते या राउंड टेबल के शूरवीर होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों को मिलाने का मतलब बिल्कुल अलग है। भले ही यह कितना भी संयोगवश लगे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है ना? इसके अलावा यह एक ऐसी दुनिया है जहां रोसेल पहले आए और क्लेन बाद में, इसलिए ताओयू के पास बेबुनियाद अटकलों के लिए समय नहीं है। क्या रसेल ने राउंड टेबल के शूरवीरों के बारे में कोई उपन्यास लिखा था? मुझे याद है कि उनकी सेनाओं को राउंड टेबल नहीं बल्कि एपोकैलिप्स के 4 घुड़सवार कहा जाता था, क्योंकि सम्राट रोसेल ने लगभग हर वो चीज़ हटा दी थी जिसे हटाया जा सकता था। इसलिए ताओयू अभी भी इस संभावना पर विचार कर रहा था, लेकिन जहां तक उसे पता था ऐसी कोई संभावना नहीं थी। फिर उसने संकोचपूर्वक कुछ प्रश्न पूछे। राउंड टेबल के शूरवीर, ये दिलचस्प लगता है। क्या इसके पीछे कोई कहानी है? हे, मुझे नहीं पता। यह शायद उस रहस्यमयी महिला ने खुद ही बनाया होगा। जो लोग आ सकते थे वे सभी मध्यम वर्ग के थे और उनकी संख्या केवल 12 थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनमें से कुछ सद्भावना व्यक्त करने के लिए तैयार होंगे। ये सुनकर ताओयू ने अंततः कुछ बातों की पुष्टि की जो आयोजकों से संबंधित थीं। वातावरण कुछ धुंधला और स्वप्निल था। हालांकि यह मिस्टर फूल के महल से बहुत दूर था, फिर भी ये किसी उच्च स्तरीय क्षमता का परिणाम प्रतीत होता था और ऐसा लगता था मानो कोई कहानी सचमुच जीवंत हो उठी हो। राउंड टेबल के शूरवीरों पर आधारित एक कहानी। रसेल की डायरी पहले ही पढ़ लेने और टैरो क्लब में शामिल हो जाने के कारण ताओयू ने इसे काफ़ी सहजता से स्वीकार किया। अगर वे एक ही शहर के रहने वाले हों तो और भी अच्छा है। जाहिर है वे भरोसेमंद व्यक्ति होंगे और सामान बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। मैं यहाँ नया हूँ और मुझे नियम अच्छी तरह से नहीं पता है, इसलिए कृपया मेरे साथ धैर्य रखें। ताओयू ने एक नौसिखिए की विनम्रता का प्रदर्शन किया। फिर उसने चारों ओर नज़र डाली और सचमुच, जैसा कि शेरोन ने कहा था, हर कोई खतरे का एक अलग ही एहसास दे रहा था। विशेष रूप से सबसे आगे बैठा मेज़बान पूरी तरह से रहस्यमय लग रहा था और खतरे का एहसास गायब हो गया था। वह उच्च क्रम की असाधारण हस्ती हैं जो वर्तमान स्तर तक पहुंच चुकी हैं। हालांकि उसका चेहरा ढका हुआ था, फिर भी ये देखा जा सकता था कि उसके बाल भूरे रंग के थे, लेकिन उसके कपड़े थोड़े अजीब थे। ये सिर्फ एक आदान प्रदान मंच है। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। आप सीधे तौर पर बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं या क्या बेचना चाहते हैं और खुलकर बोल सकते हैं। ... जैसे जैसे 12 लोग धीरे धीरे पहुंचते गए, ताओयू को एहसास हुआ कि इस कहानी को पूरा करने से यह स्थान भविष्यवाणियों और अटकलों का मुकाबला करने वाला क्षेत्र बन जाएगा। यह आयोजन श्री ए और ज्ञान की आंख के आयोजन से कहीं अधिक भव्य था, लेकिन श्री मूर्ख के आयोजन से बहुत ही निम्न स्तर का था। इससे पता चलता है कि मिस्टर फूल की रिकवरी क्षमता उच्च अनुक्रमों की तुलना में कहीं अधिक है। ताओयू ने प्लेजर विच के लिए शेष सहायक सामग्री खरीदने में भी अग्रणी भूमिका निभाई। अन्य समारोहों में जिन चीज़ों को प्राप्त करना कठिन होता है, वे वास्तव में यहाँ आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। ताओयू ने इन सामग्रियों को खरीदने के लिए असली सोने के सिक्कों का इस्तेमाल किया। वांछित वस्तुएं प्राप्त करने के बाद ताओयू ने एक क्षण के लिए विचार किया और फिर दोबारा बोला, मैं सम्राट रोसेल की डायरी एकत्र करना चाहता हूँ, प्रति पृष्ठ 10 सोने के पाउंड। हालांकि ताओयू ने अनौपचारिक ढंग से बात की, लेकिन वह गुप्त रूप से आयोजक और वहां मौजूद अन्य लोगों के हाव भाव का अवलोकन कर रहा था। निश्चित रूप से बाकी लोगों के लिए कुछ भी नहीं बदला, लेकिन सभा के आयोजक, जो अब तक अविचलित रहे थे, उनमें कुछ मामूली हलचल दिखाई दी। पत्रिका, उसने ये सवाल पूछा मानो उसके मन में थोड़ा संदेह हो। इससे ताओयू, जो जानबूझकर स्थिति का जायजा ले रहा था, थोड़ा परेशान हो गया। क्या ये कोई गलतफहमी थी, या फिर यह व्यक्ति चीनी भाषा से परिचित नहीं है, या फिर वह जानबूझकर मेरी परीक्षा ले रहा है? हाँ, मुझे लगता है कि सम्राट रोसेल ने जो छोड़ा है वह एक डायरी है। मुझे उस पर बने प्रतीकों में बहुत दिलचस्पी है। क्या यहाँ कोई इसे बेचने में रुचि रखता है? मेरे पास एक है जिसे मैं आपको बेच सकता हूँ, सभा के आयोजक ने शांत स्वर में कहा। वहां मौजूद सबसे ताकतवर व्यक्ति होने के नाते उसने वास्तव में 10 सोने के पाउंड के बराबर कुछ मांगा, जिससे बाकी सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। केवल ताओयू ने ही तेजी से सोचना शुरू किया। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। 1 मिनट रुको, डायरी में लिखा है कि रोसेल की एक बेटी है ना? और उसके बारे में भविष्यवाणी की गई है कि वह भविष्य की असाधारण दुनिया में एक बड़ी हस्ती बनेगी। ताओयू चौंक गई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि दूसरे व्यक्ति के बालों का रंग बिल्कुल मेल खाता था। मुझे याद है डायरी में उसका नाम ये था, बर्नडेट। इससे ताओयू का दिल थोड़ा घबरा गया और उसने तुरंत फैसला किया कि वह चीनी भाषा या अपने साथी ग्रामीणों के बारे में और कोई जानकारी नहीं देगी। यह मूर्ख की स्थिति से अलग है। स्टॉप अध्याय 466 आनंद की चुड़ैल।
मैं थोड़ा लापरवाह था। क्लेन नाम के उस लड़के को देखने के बाद मेरे मन में कुछ पूर्वकल्पित धारणाएं बन गई थीं। सभा के बाद ताओ यू ने जल्दी से अपने विचारों को व्यवस्थित कर लिया। क्लेन की स्थिति स्वाभाविक रूप से सामने आई क्योंकि उसने टिंगेन में शर्लक को देखा था और फिर उसे दोबारा देखा। इसके अलावा शर्लक ने पहल करते हुए उसे मूर्ख का अनुयायी बताया, इसलिए ये सब स्वाभाविक ही था। 12 राउंड टेबल शूरवीरों की बैठक के कारण सम्राट रोसेल की डायरी को इकट्ठा करने की पहल करना मेरे लिए काफ़ी जोखिम भरा है। फिलहाल ज़्यादातर लोग इसे नोट्स ही कहते हैं। हालांकि इन चीज़ों को इकट्ठा करने वाले काफ़ी लोग हैं, इसलिए आमतौर पर यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये सिर्फ दूसरे पक्ष की पहचान का मामला है। ताओ यू गाड़ी को वापस सड़क पर ले गया और तभी चारों ओर से हरी लताएं धीरे धीरे गिरने लगी और उसकी आंखों के सामने एक बार फिर बदलाव आ गया। शेरोन, जिसने सीक्वेंस 5 लेवल का डेथ पाथ एक्सेप्शनल आइटम हासिल कर लिया था, ने भी इस समस्या को नोटिस किया। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, उनके सामने का दृश्य बदल गया, मानो वे किसी एकांत स्वर्ग में आ गिरे हों जो दुनिया से पूरी तरह अलग थलग हो। मूल गोलमेज बैठक के आयोजक भी चुपचाप यहाँ उपस्थित हुए। ओह महोदय, यह नियमों के अनुसार नहीं है। ताओ युकियांग ने बोलते समय शांत दिखने की कोशिश की। साथ ही वह झिझक भी रहा था, सोच रहा था कि क्या रसेल की डायरी का रहस्य तुरंत उजागर कर देना चाहिए या अगर वे सचमुच पूरी कोशिश करें तो दूसरे पक्ष को यथार्थवादी संगमरमर में खींच लेना चाहिए। इनमें से कोई भी अच्छा विकल्प नहीं लगता। शेरोन भी धीरे धीरे प्रकट हुई और उन्होंने शालीनता से झुककर अभिवादन किया। क्या आपको हमसे कुछ चाहिए? शेरोन की शिक्षिका एक देवदूत थी, इसलिए वह उच्च स्तर के आतंक को जानती थी जिसे मध्यवर्ती स्तर सहन नहीं कर सकते थे। रसेल की डायरी, आपको क्यों लगता है कि यह एक डायरी है? उस रहस्यमयी महिला ने चुपचाप ताओ यू की ओर देखा और फिर शांत स्वर में बोली, ऊपर जिस तरह से रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं वह मेरे लंबे समय के शोध पर आधारित है। एक अनुमान यह है कि यह महीने और तारीख के प्रारूप में होना चाहिए। बेशक ये सिर्फ मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। ये बात समझ में आती है। आपको रसेल की रचनाएं वाकई पसंद हैं। उस रहस्यमयी महिला का कोई बुरा इरादा नहीं लग रहा था, वह बस ताओ यू से और बात करना चाहती थी। हाँ, अगर उस महिला के पास अभी भी उनकी डायरी है तो मैं उसे खरीदने को तैयार हूँ। मेरे पास सम्राट रोसेल की कई डायरियां हैं, लेकिन उनमें कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, वे बस साधारण डायरियां हैं। क्षमा याचना के तौर पर मैं आपको एक दे सकता हूँ। उसके ऐसा कहते ही ताओ यू ने तुरंत बोलना बंद कर दिया। क्या उसे लगता है कि वह पढ़ सकती है? देखना चाहती है? अगर मैं थोड़ा और मजबूत होता तो शायद कोशिश करता, लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी विधि भविष्यवाणी करने में बहुत कारगर है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ की मैं तलाश कर रहा हूँ उसकी कुंजी शायद आपके पास ही है। उसने केवल वर्णनात्मक ढंग से कुछ कहा, फिर उस रमणीय रहस्य को दूर किया और धीरे धीरे चली गई। हम फिर मिलेंगे। जब वह जाने लगी तो उसकी डायरी का एक पन्ना लुढ़क कर ताओ यू के पास आ गिरा, लेकिन ताओ यू ने उसे बिना देखे ही उठा लिया। ताओ यू दूसरे व्यक्ति के लहजे को सुनकर अवाक रह गया। उनके क्या संबंध थे? क्या वे कोई ज्योतिषी थे या कुछ ऐसा ही? उस डायरी में वर्णित ज़राथुस्त्रा की तरह एक पहेली रचने वाला रसेल की सबसे बड़ी बेटी होने के संदेह वाली उस महिला के चले जाने के बाद शेरोन ने राहत की एक हल्की सी सांस ली। उन्हें शायद कुछ पूर्वाभास हो गया था, इसलिए वे संपर्क करने आईं। इस असाधारण सभा की प्रतिष्ठा काफ़ी अच्छी है। हाँ, शायद वे हमसे बातचीत करना चाहते हैं। ताओ यू ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, साथ ही वह इस बात पर भी विचार कर रहा था कि क्या मूर्ख व्यक्ति शायद सम्राट रोसेल ही थे जो अपनी यादों की तलाश कर रहे थे, और क्या सम्राट रोसेल की बेटी भी यहाँ मौजूद थी। क्या मैं इन्हें मिलाने की कोशिश कर सकता हूँ? क्या मुझे मिस्टर फूल से कोई इनाम मिलेगा? ये सोचकर ताओ यू भी थोड़ा उत्साहित महसूस करने लगा। आखिरकार उसने तो स्वयं को महान सम्राट घोषित कर दिया है। चारों सम्राटों के बीच हुए युद्ध को देखते हुए ये सचमुच एक मूर्ख सम्राट है। एक सच्चा ईश्वर पुनर्जीवित हो रहा है। यदि मुझे उनकी सहायता मिल जाए तो मेरा असाधारण मार्ग बहुत आसान हो जाएगा, और जब मैं अंततः आदिम चुड़ैल से लड़ूंगा तो मुझे उचित सहायता भी प्राप्त होगी। दुर्भाग्यवश श्री मूर्ख ने खुलासा करने से मना किया है। क्या मुझे उनसे प्रार्थना करके पूछना चाहिए? ताओ यू ने मन में विचार आते ही तुरंत उस पर अमल किया। घर लौटने और शेरन से विदा लेने के बाद उसने तुरंत ही उचित प्रार्थना की। एक मूर्ख जो इस युग का नहीं है। ... क्लेन, जो अभी अभी सोए थे, अचानक जाग गए और अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए वॉशरूम से बाहर निकले ताकि उस धुंध को देख सकें। वे ये देखकर चौंक गए कि वह ताओ यू था जो स्पंदित तारों का प्रतीक था। ये व्यक्ति एक बेहद चर्चित और असाधारण पार्टी में गया था। क्या उसे किसी परेशानी का सामना करना पड़ा और उसे मदद की ज़रूरत पड़ी? आदरणीय श्रीमान मूर्ख, आज मैंने एक असाधारण सभा में भाग लिया, एक ऐसी सभा जिसमें मेरे और सम्राट रोसेल के गृहनगर की एक किंवदंती को पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल किया गया था।
परिषद की अध्यक्ष के बारे में संदेह था कि वह सम्राट रोसेल की बेटी थीं। ताओ यू की लगातार बड़बड़ाहट सुनकर, जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इस बात का संकेत दे रही थी कि उन्हें दोनों पक्षों के बीच एक बैठक आयोजित करनी चाहिए, ये बात समझ में आ रही थी। क्लेन के चेहरे के भाव भी कुछ अजीब से हो गए और फिर उसके माथे पर कुछ काली रेखाएं दिखाई देने लगीं। क्या यह आदमी द फूल को सम्राट रोसेल समझ रहा है? लेकिन ध्यान से सोचने पर वे सचमुच एक जैसे दिखते हैं। दोनों ही उच्च पदस्थ प्राणी हैं जो डायरी के सहारे यादों की खोज कर रहे हैं। रसेल की डायरी में लिखे शब्दों को याद करके क्लेन को मतली का दौरा पड़ने लगा। श्रीमती फ्लोरेंस सचमुच बेहद खूबसूरत हैं। मिस इथाका मैडम फ्लोरेंस से कहीं अधिक आकर्षक हैं। शायद मैं बस अपनी जवानी के दिनों को याद कर रहा हूँ। मिस मटिल्डा बहुत खूबसूरत हैं। काउंटेस फर्ज ने मुझे एक निजी पार्टी में आमंत्रित किया था। हाँ हाँ। उद्धरण। मानसिक प्रदूषण मस्तिष्क की धुलाई जैसा था, जो क्लेन के दिमाग में जबरदस्ती डाला जा रहा था, जिससे वह बार बार अपना सिर सामने की मेज पर धूसर धुंध के ऊपर पटक रहा था और एक जंगली सुअर जैसी चीख निकाल रहा था। असंभव। मैं निश्चित रूप से सम्राट रसेल नहीं हूँ। मैं उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है। जब तक वह तुरंत सामने आकर अपनी असली पहचान उजागर नहीं करता, तब तक दूसरी पार्टी की नज़रों में उसे संभवतः पुनर्जीवित रसेल के रूप में देखा जाएगा। अगर तुम मूर्ख नहीं हो तो तुम खुद पर शक करोगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की चीज़ों के लिए आप कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। क्या स्पष्टीकरण देना सिर्फ एक लीपापोती नहीं है? लेकिन रोसेल की बेटी के पास तो कई डायरियां होंगी। अफसोस। क्लेन ने किसी और का रूप धारण करके उनसे और अधिक डायरी प्राप्त करने के बारे में भी सोचा, लेकिन अंततः उसने ऐसा न करने का फैसला किया। भले ही यह एक गलतफहमी हो, अपनी पहचान उजागर होने से तो ये बेहतर है। क्लेन के मन में ताओ यू का ख्याल आया, जो एक चुड़ैल बन चुकी थी, और उसके चेहरे पर थोड़ी सी बेबसी झलकने लगी। यहाँ तक कि अन्य आत्माओं को भी अंततः मृत्यु का सामना करना पड़ता है। लगता है मैं भी इसका अपवाद नहीं हूँ। हम कोई प्रतिक्रिया नहीं, मिलना नहीं चाहते, या अभी तक उस स्थिति से उबर नहीं पाए हैं। ताओ यू ने एक क्षण के लिए विचार किया, फिर तुरंत उसे ज़रतुस्त्र की भविष्यवाणी याद आ गई। वैसे डायरी में लिखा है कि उसकी बेटी अंततः उसके खिलाफ हो जाएगी और उससे नफरत करेगी। तो आप अभी मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार सम्राट रोसेल के अंतिम वर्ष दुर्भाग्य से भरे थे और उन्होंने कई बेतुके काम किए। शायद यही कारण है। क्या यह इसलिए है क्योंकि वह देवता बन गए थे? एक मिनट रुकिए। ताओ यू मन ही मन सोचने लगा, रोसेल अवश्य ही एक असाधारण प्राणी होगा जिसने भाप और मशीनरी के देवता के मार्ग का अनुसरण किया होगा। चूंकि आगे का मार्ग अवरुद्ध है, इसलिए उसने उस मार्ग को पार करके ही देवता का दर्जा प्राप्त किया होगा। तो क्या वहाँ प्रदूषण है? क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी मृत्यु का अंतिम कारण पागलपन था? देवताओं के युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। क्या इसीलिए उन्होंने खुद को मूर्ख कहा था? ताओ यू ज्यादा अटकलें नहीं लगा सकता था। चूंकि मूर्ख व्यक्ति मिलना नहीं चाहता था, इसलिए वह कुछ कर भी नहीं सकता था। हालांकि मिस्टर फूल के भावी परिचारिका होने के नाते मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती। मुझे उनके पिता पुत्री के रिश्ते को सुधारना ही होगा। मुझे लगता है कि मिस्टर फूल इसके लिए मुझे धन्यवाद देंगे। ताओ यू सोचने लगा, एक विद्रोही बेटी और एक अहंकारी पिता के बीच कुछ गलतफहमियों के कारण टकराव होता है, जिसे वे अपने दम पर सुलझा नहीं पाते हैं। हालांकि जब ताओ यू ने सम्राट रोसेल की डायरी में लिखी गपशप के बारे में सोचा, तो उनके चेहरे के भाव कुछ हद तक सूक्ष्म हो गए। यह एक कठिन कार्य है, हमें इसकी सावधानीपूर्वक योजना बनानी होगी। घर लौटने पर प्रार्थना करने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर ताओ यू ने प्लेजर विच औषधि तैयार करना शुरू कर दिया। वह औषधि शीघ्र ही प्राप्त कर ली गई। अभी भी कुछ ऐसा पेय पदार्थ बचा है जो पूरी तरह से पचा नहीं है। अगर यह कोई और असाधारण व्यक्ति होता तो मृत्यु की संभावना 98% तक होती। ताओ यू ने उबलते हुए पेय पर ध्यान नहीं दिया और उसे एक ही घूंट में पी गया। फिर एक ऐसा जोरदार प्रहार हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, मानो वह उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देगा। ऐसा लग रहा था मानो मेरी त्वचा और मांस के टुकड़े गिरने ही वाले हों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुड़ैल के बनाए पेय पदार्थ का पूरी तरह से पाचन न होने के कारण एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। इससे तो बहुत दर्द हो रहा है। ताओ यू को मानसिक रूप से छूट मिल सकती थी, लेकिन दर्द के कारण वह अभी भी हौंफ रहा था। यह असाधारण प्रणाली वास्तव में विकृत है। यह आत्मपीड़कों के एक समूह के लिए विकास का मार्ग है। ताओ यू को ऐसा महसूस हुआ मानो एक के बाद एक आंखें उसके शरीर की त्वचा को चीर रही हों, जो देखने में बेहद अमूर्त लग रही थीं। उसके बाल लंबे और मुड़ने लगे, मानो बालों में भी आंखें उग रही हों। लगभग 1 घंटे के बदलावों के बाद स्थिति धीरे धीरे स्थिर हो गई। शरीर ने रिकवर किया और शक्ति पूरी तरह से एकीकृत हो गई। चुड़ैल के जादुई पेय से अपरिचित होने के कारण उसे कुछ असहज महसूस हो रहा था। सौभाग्य से प्लेजर विच बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने उम्मीद की थी, और मैंने इसे मुंह में डालते ही लगभग तुरंत ही इसका अधिकांश भाग पचा लिया।
हालांकि यह पूरी तरह से पच नहीं पाया था, लेकिन इसने मूल औषधि के न पचने के नुकसानों को काफ़ी हद तक कम कर दिया। उनकी ताकत में एक बार फिर वृद्धि हुई है। हत्या का हथियार अभी भी वही है या नहीं, ये सुनिश्चित करने के बाद ताओ यू ने राहत की सांस ली और लापरवाही से अपने दोबारा उगे बालों को काट दिया। फिर अपनी आंखों को हल्के से घुमाते ही मकड़ी के रेशम जैसे दिखने वाले असंख्य आध्यात्मिक धागे उसके सामने प्रकट हो गए। ये क्षमता छठे क्रम में प्रवेश करने के बाद प्राप्त होती है। यह आक्रमण और रक्षा दोनों में अच्छा है। शायद अब समय आ गया है कि मैं चेस ऑफ हेवन नोबल फैंटम का उचित उपयोग करने का प्रयास करूं, जो मेरे लिए कुछ हद तक प्रायश्चित करने का एक तरीका होगा। इसके अलावा पहले उल्लेखित क्षमताओं में भी तदनुसार वृद्धि की गई है। आईना, क्योंकि इसमें इसकी अपनी कुछ क्षमताएं शामिल थीं और इसमें थोड़ी मात्रा में दैवीय संवर्धन था, इसलिए ताओ यू को मूल दर्पण विकल्प के बारे में एक नई भावना महसूस हुई। ऐसा स्पष्ट सा आभास होता है कि इसे यूनिक बाउंड्री के साथ जोड़ा जा सकता है। दुर्भाग्यवश अभी तक ये पूरी तरह से साकार नहीं हुआ है। ये तो बस शुरुआत है। अगला कदम या तो इसका दूसरा देवत्वीकरण होगा या फिर इस क्रम में निरंतर सुधार। शायद उन्नत क्रम में प्रवेश करने के बाद यह व्यावहारिक चरण में प्रवेश कर सके। ताओ यू थोड़ा पीछे की ओर उछला और एक दर्पण में प्रवेश किया, फिर कमरे में मौजूद दूसरे दर्पण से बाहर निकला। फिलहाल स्थिति लगभग इतनी ही है। वाह, अगर पांचवा भाग बहुत ज़्यादा अटपटा नहीं हुआ तो जीतना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नई क्षमताएं प्राप्त करने के बाद ताओ यू उन्हें उपयोग में लाने के लिए कुछ हद तक उत्सुक भी था। क्या हमें मिस्टर ए को ढूंढकर फिर से पीटना चाहिए? उन्होंने अपना हत्या का मिशन पूरा कर लिया है, क्या अब उन्हें डायन पंथ से अपना पैसा लेने नहीं जाना चाहिए? हालांकि ताओ यू ने बाद में इस विचार को फिलहाल के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वह पागल व्यक्ति अप्रत्याशित था और कुछ भी कर सकता था। मैं भी इसे मुंह में नहीं पिघला सकती, थोड़ा सा तो बच ही जाता है। ये प्लेजर विच का करतब काफ़ी विश्वसनीय है, जो बिना किसी लिंग भेद के दूसरों को आनंद देता है। कुछ गंदा सा है। ताओ यू के चेहरे पर घृणा के भाव थे। बेहतर होता अगर वे किसी दूसरे नाम का इस्तेमाल कर लेते, तब वे शिकारी के लिए और अधिक औषधियां बनाने की कोशिश कर सकते थे। सीक्वेंस 6 औषधि की शक्ति का अनुभव करने के बाद ताओ यू सीक्वेंस 5 औषधि को तब तक लेने की योजना नहीं बना रहा है जब तक कि वह इसे पूरी तरह से पचा न ले। मैं अभी सीक्वेंस 5 को संभाल सकता हूं, और अगर मैं सीक्वेंस 5 बन भी जाता हूं, तो शायद मैं एडवांस्ड सीक्वेंस की सीमा को पार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे इतनी जल्दी नहीं है। जब हालात वाकई बेहद निराशाजनक हो जाते हैं तो व्यक्ति उच्च अनुक्रम स्तर तक पहुंचने के लिए आत्म प्रार्थना का सहारा ले सकता है या अंतर्निहित संगमरमर का उपयोग करने का जोखिम उठा सकता है। इसलिए हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्टॉप अध्याय 467 सच्चे ईश्वर के वंशज। ब्रीज डांस हॉल में एक और गैस विस्फोट हुआ है, जो हाल के दिनों में गैस रिसाव की एक और घटना है। ताओ यू ने अखबार की हेडलाइन देखी और कुछ देर के लिए अवाक रह गई। ब्रीज बॉलरूम पर उसने पहले भी एक बार हमला किया था और चुड़ैल पंथ के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के स्थान के रूप में ये संघर्ष संभवतः मिस्टर ए द्वारा कर्ज वसूलने के लिए आने के कारण हुआ था। इससे उसे थोड़ी हंसी आ गई। दरअसल उसने जो कई काम किए वे महज आकस्मिक क्रियाएं थीं, और वे कोई बहुत महत्वपूर्ण छद्म नाम नहीं थे। एक बार वे गायब हो गए तो फिर कभी नहीं हुए। लेकिन मिस्टर ए के कार्य मेरे उनके बारे में बनी धारणा से मेल खाते थे। ऑरोरा क्लब के लोग वाकई बहुत अजीब हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि क्लेन ने एक असाधारण श्रवण शक्ति प्राप्त की थी, अनुक्रम 8 में श्रोता के स्थान पर कुछ अवश्य घटित हुआ होगा। बैकलैंड की गैस प्रणाली को मरम्मत की जरूरत है, अन्यथा ये फुयुकी शहर में बदल जाएगा। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इस कदम से ऑरोरा क्लब और विच कल्ट के बीच सहयोग में कोई समस्या उत्पन्न होगी या नहीं। पिछली बार तो जादूगरों के समूह ने इसे बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या वे इस बार भी इसे बर्दाश्त करेंगे। अगर आप इसे बर्दाश्त कर लेते हैं तो शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे बर्दाश्त नहीं करते हैं तो मिस्टर ए की मानसिक स्थिति को देखते हुए ये संभावना नहीं है कि चीज़ें इतनी आसानी से समाप्त हो जाएंगी। ठीक उसी समय नाश्ता समाप्त करने के बाद क्लेन मिलने आया, संभवतः उस कुलीन व्यक्ति के मामले पर चर्चा करने के लिए। ताओ यू ने एक पल सोचा, फिर सभा में खरीदी गई सामग्री निकाली और दूसरे पक्ष को सौंप दी। ये वही सामग्रियां हैं जिनकी आपने मांग की थी। इन्हें आपके द्वारा बेचे गए फॉर्मूले से प्राप्त धन से खरीदा गया है और संत द्वारा किए गए वादे के साथ ये पूरा हो जाना चाहिए। क्लेन तो केवल पाताल लोक में मौजूद बुरी आत्माओं के बारे में बात करने आया था, लेकिन अब ताओ यू ने उस पर जो कुछ फेंका था उसे देखकर उसका चेहरा खुशी से भर गया था। क्या आपको सचमुच मिल गया? धन्यवाद। दरअसल केवल असाधारण स्तर पर ही हर कोई पर्याप्त आपूर्ति जुटा सकता है। क्लेन मन ही मन सोचने लगा। उन्होंने बस फॉर्मूले का आदान प्रदान किया, यानी उसे लगभग मुफ्त में प्राप्त कर लिया। कुलीन वर्ग के बारे में खुफिया जानकारी कैसी चल रही है? ये पुष्टि हो चुकी है कि वाकई कोई समस्या है। पाउंड परिवार नामक कुलीन परिवार के वारिस दशकों से एक के बाद एक अचानक मरते जा रहे हैं।
ये संभवतः उन लोगों के शव हैं जो उस भूमिगत दुनिया की खोज करते हुए मारे गए थे और वे इसे अधिकारियों से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लेन ने अपना निष्कर्ष बताया। इससे ताओ यू को काफ़ी राहत मिली और वह मुस्कुराया। यह अच्छी बात है कि हम इसे अधिकारियों से छिपा रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि वे भी दिन के उजाले में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और इससे हम पर दबाव काफ़ी कम हो जाएगा। श्रीये पर हुए हमले का अनुभव करने के बाद ताओ यू को पता था कि वह इस तरह के संदिग्ध संगठनों से निपटने में कहीं अधिक लचीला रुख अपना सकता है। हर कोई किसी न किसी बात को लोगों की नज़रों से छिपा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मन ही मन प्रार्थना करते हैं या नहीं। बस कर डालो, ज़्यादा दबाव नहीं होना चाहिए। लगता है इस परिवार पर बुरा समय चल रहा है और मौजूदा मुखिया एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसने परिवार की सारी दौलत लुटा दी है। लेकिन ये भी मुमकिन है कि वह जानबूझकर दिखावा कर रहा हो ताकि दूसरों को झूठी सुरक्षा का एहसास दिला सके। क्या हम जाकर देख लें? क्लेन बेचैन हो रहा था। आपको और कितनी औषधि चाहिए? ताओ यू ने एक सवाल पूछा, जिससे क्लेन के होंठ फड़कने लगे। ये लगभग पूरी तरह से पच चुका है। हमें आपकी प्रार्थनाओं के लिए भाग्य के स्वामी को वास्तव में धन्यवाद देना चाहिए। दरअसल सम्राट रोसेल में ही था। जोकर का मुखौटा मैंने बहुत अच्छे से पहना था। क्लेन के पैर की उंगलियां लगभग जमीन में धंसी हुई थीं। जब तक आप 7वें क्रम तक नहीं पहुंच जाते तब तक इंतजार क्यों नहीं करते? आपको श्री सूर्य से हथियार तो मिल ही गए हैं, है ना? जी हाँ, मैंने श्री मूर्ख से पहले ही श्री सूर्य को ये बात बताने को कह दिया है। लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। हम अभी मकबरे के अंदर गहराई में नहीं जा रहे हैं, हम बस बैरन से जानकारी ले रहे हैं। मिस शेरोन को अभी आने की जरूरत नहीं है। बहुत। ताओ यू ने एक पल सोचा और महसूस किया कि यह तो बस एक अयाश लड़के के साथ स्थिति का जायजा लेने का मामला था, इसलिए इतना सावधान रहने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि क्लेन पिछली बार से रोसागो तक पहुंचने का रास्ता है, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि मध्य क्रम में आने के बाद उसमें कितनी क्षमता होगी। हालांकि इतना समय बीत चुका है और इसकी विनाशकारी शक्ति विशेष रूप से मजबूत नहीं थी, फिर भी रोसागो, जो केवल गैस विस्फोट के माध्यम से एक इमारत को नष्ट करने में कामयाब रहा, ने ताओ यू पर गहरी छाप छोड़ी। मौका मिलने पर इस तरह की स्थिति में कमजोर अक्सर बलवान को हरा सकता है। ... हालांकि क्लेन अभी भी सीक्वेंस 8 में था, लेकिन उसका जोकर जैसा शारीरिक तालमेल काफ़ी अच्छा था। ताओ यू की छाया नियंत्रण की विशेषज्ञता और उनके आने से पहले किए गए पूर्वानुमान के साथ मिलकर उन्होंने ऑड्रे की जानकारी के आधार पर पाउंड परिवार के इस वर्तमान वंशज का तुरंत पता लगा लिया। जब राल्फ पाउंड के घर पर 2 नकाबपोश आकृतियां प्रकट हुईं, जिनमें से एक ने हास्यास्पद और भयानक जोकर का मुखौटा पहन रखा था और दूसरे ने मुस्कुराता हुआ मुखौटा, तो वह काफ़ी हैरान रह गया। लो, फिर वही शुरू हो गया। क्या तुम हर समय ऐसा करना बंद नहीं कर सकते? ये सुनकर ताओ यू और क्लेन दोनों थोड़े अचंभित रह गए। ऐसा लग रहा था कि वह इस स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था और शायद इससे कुछ हद तक अभ्यस्त भी था, और उसने बहुत अच्छा सहयोग किया। ओह, लगता है आपको इसकी काफ़ी आदत हो गई है। मुझे भी इसके बारे में बताओ। ताओ यू ने कर्कश आवाज में बात की। अफसोस, जब से मुझे यह उपाधि विरासत में मिली है, मेरे घर के नौकर आते जाते रहते हैं, मानो सब कुछ न कुछ खोज रहे हों। उस समय मैं केवल 10 वर्ष का था और मैंने कोई प्रतिक्रिया दिखाने की हिम्मत नहीं की। राफ्ट काफ़ी सहयोगी प्रतीत हुआ और उसने ईमानदारी से अपने सामने आई स्थिति का वर्णन किया। प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए क्लेन ने स्वप्न संचार तकनीक के माध्यम से दोबारा पूछने की कोशिश की और उन्हें वही उत्तर मिला। चलो, मुझे भी कोशिश करने दो। क्लेन के स्वप्न आधारित आध्यात्मिक संचार को देखने के बाद ताओ यू इसे आजमाने के लिए बेताब थी, क्योंकि इसे सीखने के बाद भी किसी वास्तविक व्यक्ति ने उस पर इसका परीक्षण नहीं किया था। अंदर आ जाओ। क्लेन ने ताओ यू को आगे बढ़ने का इशारा किया, फिर अवाक होकर देखता रहा जब ताओ यू ने नाइट में ताबीज निकाला और एक राफ्ट की ओर फेंक दिया। क्या तुम शैतान हो? ... अनुष्ठान पूरा होने के बाद ताओ यू राफ्ट के सपने में प्रवेश कर गया। दुष्वप्न ताबीज का उपयोग करने के कारण राफ्ट का सपना अब राक्षसों का एक अराजक जाल बन गया था। वह लंबे, भावहीन नौकरों से घिरा हुआ था जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, जिससे एक अत्यंत अमूर्त दृश्य बन रहा था। जैसे ही ताओ यू कोई सवाल पूछने ही वाली थी, वह एक पल के लिए रुक गई, फिर उसने भौहें चढ़ा लीं। उसके अपने दुष्वप्न ताबीज के अलावा और कौन सी शक्ति उसके सपने को बदल सकती थी? यह एक तरह से नियमों में मौजूद खामी का फायदा उठाने जैसा है। उन्हें इस बात का पता नहीं था, इसलिए इसका पता लगाना मुश्किल था। हालांकि ताओ यू के आध्यात्मिक शरीर में दिव्यता विद्यमान है, इसलिए इसके अतिप्रवाहित न होने पर भी वह एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से इस परिवर्तन को ठंडे दिमाग से महसूस कर सकता है। यहाँ एक बड़ी मछली है। ताओ यू, जिसका इरादा केवल इसे आजमाने का था, अचानक खिल उठा। इस पूर्वकल्पित धारणा के साथ ताओ यू की बात की कार्रवाइयाँ बहुत सरल हो गईं। दूसरे पक्ष के पास सपनों को विकृत करने वाली कोई शक्ति है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। संयोगवश वह सीमा दुष्वप्न है।
ताओ यू अपनी वर्तमान छठी शक्ति का उपयोग करके लगातार सपने में नकारात्मक ऊर्जा डाल रहा है। इससे क्लेन चौंक गया, जो बाहर पहरा दे रहा था। किसी कारणवश मुझे ताओ यू से एक अशुभ और घृणित आभा निकलती हुई महसूस हुई। हे भगवान, क्या चुड़ैल का तरीका वाकई इतना भयावह है। क्लेन का श्रीमती शेरोन से संपर्क था, जो वास्तव में अजीब था, लेकिन यह इस हद तक नहीं था, है ना? हालांकि अपने साथी ग्रामीण की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसने अपने विचारों को दबा दिया और फिर इसे सील करने के लिए बाहर एक और आध्यात्मिक दीवार खड़ी कर दी। क्या कुछ खोजा गया है? बाहर क्लेन के संदेह के बावजूद स्वप्नलोक में ताओ यू ने सफलतापूर्वक विकृत नियमों की बेड़ियों से मुक्ति प्राप्त कर ली और रेशम के धागों का उपयोग करके स्वप्न में राफ्ट को पूरी तरह से बांध दिया। आपने अच्छा नाटक किया, आप लगभग उन्हें बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो ही गए थे। ताओ यू ने सपने में हाथ पैर बंधे हुए राफ्ट को देखा और प्रशंसा का भाव दिखाया। तुम कौन हो? सपने में राफ्ट किसी विशेष शक्ति के कारण कुछ हद तक होश में प्रतीत हो रहा था, लेकिन ताओ यू ने यह भी महसूस किया कि दूसरे पक्ष की शक्ति वास्तव में मजबूत नहीं थी। इसलिए जैसे ही अनुष्ठान संपन्न हुआ, राफ्ट फिर से बेहोश हो गया। उसने ताओ यू के सवालों का जवाब भावहीन चेहरे से देना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... भूमिगत रूप से 2000 वर्षों से एक दुष्ट आत्मा निवास कर रही है और मेरे भीतर ट्यूडर का महान वंश, रक्त सम्राट का वंश प्रवाहित होता है। दरवाजे पर गिरी बिजली की चमक ने ताओ यू को तुरंत चौंका दिया। अगर मेरा अनुमान सही है तो ब्लड एम्परर सचमुच एक देवता है। पता चला कि पाउंड परिवार वास्तव में ट्यूडर परिवार की ही एक शाखा थी, लेकिन वे अपनी पहचान छिपा रहे थे। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूर्व सच्चे देवता का ये वंशज बहुत बुरी हालत में है। क्या तुम उस दुष्ट आत्मा के साथ सहयोग करना चाहते हो? मैं जाना तो चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें हमारे ट्यूडर वंश के प्रति गहरी दुर्भावना है। मेरे सामने मौजूद सभी कबीले के लोग मर चुके हैं, इसलिए मैं और गहराई में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ, इस डर से कि इसकी शक्ति बाहर निकलकर मुझे प्रभावित कर देगी। 2000 साल पहले की दुष्ट आत्मा देवताओं के युग के मामलों में शामिल है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। हालांकि भाग्य साहसी लोगों का ही साथ देता है, इसलिए एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। मिस शेरोन को बुलाओ और उस दुष्ट आत्मा से निपटो। अपने साथ दिव्यता होने के कारण ताओ यू को दुष्ट आत्माओं पर एक महान जन्मजात लाभ प्राप्त है, जो शुद्ध आध्यात्मिक प्राणी है। अगर सारे उपाय विफल हो जाएं, तो किसी बुरी आत्मा को अपने वश में कर लो और फिर ही स्टॉप। अध्याय 468 भूमिगत महल। एक बुरी आत्मा, ट्यूडर परिवार। क्लेन को उम्मीद नहीं थी कि ताओ यू को इतनी चौंकाने वाली जानकारी मिलेगी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ उत्साह भी दिखाई दिया। हालांकि वह डरपोक प्रतीत होता है और कुछ भी करने से पहले हमेशा भविष्यवक्ता से सलाह लेता है, लेकिन वास्तव में जब वह चाहता है तो काफ़ी लापरवाह हो सकता है। हालांकि मेरे गांव वाले मुझसे सपनों में ऐसी बातें पूछ सकते हैं जो मैं खुद नहीं पूछ सकता। क्या यह मध्य दृश्य द्वारा लाया गया आध्यात्मिक आशीर्वाद है? क्या यह इतना बड़ा है? ताओ यू ने कितनी जल्दी अनुष्ठान सीख लिया, ये सोचकर क्लेन आह भरे बिना नहीं रह सका। शायद प्रतिभा का यही अर्थ होता है। उसका क्या हुआ, उसे तो पता चल ही गया। क्लेन ने राफ्ट की ओर देखा और हिचकिचाते हुए कहा, मैंने उसके दिमाग में कुछ बात बिठा दी है। अगर वह मेरी बात नहीं मानेगा तो इसका नतीजा बुरा होगा। इसे थोड़े समय के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। हमें जल्दी करनी होगी और साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। ताओ यू ने तुरंत कहा कि अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। पुराने शासन के अवशेष के रूप में ये व्यक्ति वास्तव में उन दोनों से भी अधिक शर्मनाक और भयभीत करने वाला था। ताओ यू ने यह नहीं कहा कि वह आज रात जाएगी। चूंकि इसमें 2000 साल पहले की बुरी आत्माएं शामिल थीं, इसलिए वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकती थी। उसे अभी भी मिस शेरोन को फ़ोन करना था, जो 5वें चरण में थी। ... क्या वह दुष्ट आत्मा 2000 वर्षों से जीवित है? सूचना मिलने और यहाँ आने के बाद खबर सुनकर शेरोन काफ़ी हैरान रह गई। कोई प्रॉब्लम है क्या? सामान्य दुष्ट आत्माएं इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती, खासकर इसलिए क्योंकि वे उसकी बातें सुनते समय भी कुछ हद तक चेतना बनाए रखती हैं। भले ही कोई दुष्ट आत्मा आत्माओं की दुनिया से शक्ति प्राप्त कर ले, लेकिन अगर उसके पास उसे सहारा देने वाली कोई असाधारण विशेषताएं न हो तो समय के साथ वह भी प्रभावित होगी। मृत्यु से पहले उसका पद संभवतः बहुत ऊंचा था। शेरोन की बातों को सुनकर ताओ यू और क्लेन ने सोच समझकर सिर हिलाया। असाधारण गुण अमर होते हैं, लेकिन असाधारण गुणों के बिना सीलबंद क्षमताएं उनके द्वारा खरीदे गए अस्थायी हथियारों के समान समय सीमित होती हैं। हालांकि मुझे पहले कभी यह पता नहीं था कि बुरी आत्माओं की शक्ति का स्रोत आत्माओं की दुनिया है। ये तथ्य कि ये दुष्ट आत्मा पिछले युग से लेकर वर्तमान तक 2000 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है, काफ़ी भयावह है। ये घटना उसके दुष्ट आत्मा बनने के 2000 साल बाद की है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं इससे पहले कितने समय तक जीवित रहा था। देवताओं के युग से यही उम्मीद थी। ताओ यू ने आह भरी। क्या हम अभी भी जा रहे हैं? क्लेन ने एक प्रश्न पूछा। बेशक, यह इतिहास का साक्षी भी हो सकता है।
ताओ यू उस जगह को छोड़ना नहीं चाहती थी जहां उसे विशेष कौशल प्राप्त थे। यदि 2000 साल पहले का कोई शक्तिशाली व्यक्ति जिसे कैद कर लिया गया था और वह अभी भी जीवित होता तो वह बिना कुछ कहे मुड़कर चला जाता। लेकिन अगर यह सिर्फ एक बुरी आत्मा है, ये तो काफ़ी लुभावना है। हालांकि ताओ यू को राफ की बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं था। क्या पता दूसरे पक्ष को खुद ही सच्चाई का पता न हो। इसलिए एहतियात के तौर पर सीक्वेंस 5 रेतपात से मिस शेरोन को बुलाया गया। ऐसा नहीं है कि वह मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, बल्कि इस वातावरण में बुरी आत्माओं को महसूस करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है, जिससे वह सुरक्षा की दूसरी परत के रूप में काम कर सकती है। हम इसे चरणबद्ध तरीके से आजमा सकते हैं, धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। शेरोन को भी लगा कि इसे आजमा कर देखना चाहिए। ठीक है, ये एक भूमिगत महल है जिसे मैंने कमीशन मिलने पर खोजा था। वहाँ एक बेहतर मुख्य प्रवेश द्वार है। क्यों न हम कमीशन के नाम पर अंदर जाकर एक नज़र डालें। आप लोग मेरे सहायक बनेंगे। क्लेन ने अपना विचार साझा किया। इस भूमिगत महल की उनकी खोज एक संयोगी थी। अच्छा, ... प्रार्थना लगभग 1 घंटे तक चलनी चाहिए, जो पर्याप्त होना चाहिए। ताओ यू केवल लापरवाह ही नहीं था, अंदर जाने से पहले उसने इस दुनिया में अपने पूर्ण रूप से सक्रिय रूप का उपयोग करने की योजना बनाई थी, इसलिए उसने मन ही मन प्रार्थना की और अपने अंदर मुट्ठी भर काली मिट्टी भर ली। हालांकि इस बार उसने अपना पूरा शरीर काली मिट्टी से नहीं ढका ताकि वह एक छायादार आकृति बन सके। इसके बजाय उसने चुड़ैल की जन्मजात अदृश्यता की क्षमता और छाया की शक्ति का उपयोग करके छाया में छुपकर अंततः निर्धारित स्थान पर पहुंच गई। क्लेन, जो एक गली के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था, अचानक अपने पीछे अंधेरे से आती हुई एक आवाज़ सुनी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। चिंता मत करो, यह मैं ही हूँ। मैंने कुछ असाधारण शक्ति का प्रयोग किया है, इसलिए मेरा सार्वजनिक रूप से प्रकट होना उचित नहीं है। ताओ यू के शब्दों से क्लेन को राहत मिली, लेकिन साथ ही वह कुछ हद तक अवाक भी रह गया। इस क्षण उसे अपनी ही परछाई में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। इससे उन्हें अजीक के पत्र की सामग्री और उस समय की याद आ गई जब टिंगेन समस्या का समाधान हुआ था। क्या ये गांववासियों की ताकत है? आप उसे किसी भी तरह से देखें, वह खलनायक ही लगता है। हालांकि इस दुनिया की असाधारण क्षमताएं अपने आप में विचित्र और अशुभ हैं, फिर भी अंधेरे में मौजूद अनुभूति कुछ ज़्यादा ही भयावह है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसने चुड़ैल का रास्ता चुना। क्लेन को कुछ संदेह थे। जल्दी करो, समय सीमित है। क्या तुम कुछ अभद्र करने की सोच रहे हो? ताओ यू ने क्लेन को प्रोत्साहित किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह व्यक्ति मन ही मन उसकी आलोचना कर रहा है। नहीं नहीं, मिस शेरोन कुछ ज़ॉम्बियों को नियंत्रित करने वाली हैं ताकि वे सहायक और बलि का बकरा बन सकें। हम इंतज़ार करेंगे। शेरोन और मैरिच एक ही मार्ग से हैं, और शेरोन के सीक्वेंस 5 की प्रतिशोधी आत्मा बनने के बाद शवों को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता मैरिच की तुलना में भी अधिक मजबूत हो गई थी। जैसे ही वह 3 मरे हुए लोगों के साथ पहुंची और खुद को एक तरफ छिपा लिया, लोगों का समूह क्लेन के पीछे पीछे घर के तहखाने में चला गया। चूंकि यह मूल रूप से क्लेन की ओर से एक कमीशन था, इसलिए इसमें शामिल होना स्वाभाविक रूप से एक आसान प्रक्रिया थी। ... एक भव्य गुंबद और ऊंचे पत्थर के स्तंभ मिलकर इस भूमिगत महल का निर्माण करते हैं। कम से कम 2000 साल का इतिहास दफन है। ताओ यू धीरे धीरे क्लेन की छाया से बाहर निकली और उससे बुराई और दुर्भाग्य की एक अत्यंत शक्तिशाली आभा निकल रही थी, जो छाया में रहने के दौरान की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। इस पर क्लेन ने तिरछी नज़र डाली। तुम्हारे अंदर से निकलने वाली यह आभा तुम्हें पागल क्यों नहीं कर देती? शेरोन भी ज़ोंबी अवस्था से बाहर निकल आई थी और ताओ यू को कुछ सतर्कता और भौहें चढ़ाकर देख रही थी। तुम्हारे साथ क्या गलत है? जब ताओ यू पहले क्लेन की छाया में थी तो उसने वास्तव में ज़्यादा कुछ महसूस नहीं किया, लेकिन अब उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया है। यहाँ तक कि वे बेलगाम असाधारण व्यक्ति भी अंततः इसी से अधिक कुछ नहीं हैं, है ना? तुम प्रतिशोध की भावना से ग्रसित आत्मा हो, फिर भी मेरी हालत के बारे में सोच रहे हो। ताओ यू ने शेरोन को हवा में तैरते हुए देखा और वह अवाक रह गया। ये वह शक्ति है जो मैंने कुछ विशेष तरीकों का इस्तेमाल करके प्राप्त की है, जिससे मैं अस्थायी रूप से अधिक शक्तिशाली हो जाता हूँ। इसे बस एक दुष्ट देवता से प्रार्थना करने जैसा समझो। ताओ यू ने एक उपमा दी। हालांकि इस उपमा ने क्लेन और शेरोन को हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। यह न तो सांत्वना देने वाला लग रहा था और न ही कोई स्पष्टीकरण। ये तो और भी ज़्यादा डरावना लगता है। दरअसल यह इतना जोखिम भरा होना जरूरी नहीं है। शेरोन ने आह भरी, ये सोचते हुए कि यहाँ के दबाव के कारण ताओ यू को भारी कीमत चुकानी पड़ी। क्लेन ने सहमति में सिर हिलाया। उसे याद आया कि उसके एक साथी ग्रामीण ने कहा था कि इस क्षमता की एक कीमत होती है। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। हालांकि ताओ यू के चारों ओर दुर्भावना का ऐसा आभास होता है कि सामान्य लोग भी उसकी असामान्यताओं को महसूस कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह उसके अच्छे रूप के साथ मिलकर उसे एक अनूठा आकर्षण प्रदान करता है, जिससे वह अजीब तरह से स्वाभाविक प्रतीत होता है।
यह नकारात्मक ऊर्जा किसी चुड़ैल के लिए बिल्कुल उपयुक्त प्रतीत होती है। दुष्ट देवताओं की शक्ति पर भरोसा करने वाले सभी लोग इसी तरह सोचते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी अंततः भयानक परिस्थितियों में फंस जाते हैं। शेरोन ने चेतावनी दी, लेकिन वह किसी तरह की नैतिक संरक्षक नहीं थी। वह बस ताओ यू को याद दिलाना चाहती थी कि वह इस शक्ति का लापरवाही से उपयोग न करे, हिंसा का आह्वान न करे। वास्तव में, जैसा कि ताओ यू ने कहा था, उसका अपना रास्ता काफी भयावह था। इसके अलावा उनका मध्यमपंथी दृष्टिकोण वास्तव में अल्पसंख्यक और एक अपवाद है, और सुखवादी लोग उनका पीछा करेंगे। खुद चोर होकर दूसरे को चोर कह रहा है। ... यहाँ की वास्तुकला भव्य और विशाल है, जो वर्तमान वास्तु परिवेश से बिल्कुल अलग है। मैंने इसके बारे में किताबों में पढ़ा है। ये निश्चित रूप से चौथे युग की शैली है। इस दुनिया में क्लेन की पहचान एक सच्चे इतिहास के छात्र के रूप में है, इसलिए वह इन चीज़ों से काफ़ी परिचित है। समूह एक भव्य महल में पहुंचा। क्लेन ने महल की कुछ हद तक असममित बनावट और विशाल आकार को देखकर प्रशंसा से कहा। ट्यूडर परिवार से अपेक्षित होने के कारण ये चौथी सदी के हिसाब से बहुत उच्च स्तर का है, और चौथी सदी की शैली सोलोमन साम्राज्य से विरासत में मिली है। क्लेन ने इतिहास की किताबों से जो कुछ सीखा था उसके बारे में विस्तार से बात की। इस असाधारण रूप से भव्य हॉल के केंद्र में 2 विशाल कुर्सियां खड़ी थीं, जो दैत्यों के सिंहासन के समान दिखती थीं, जबकि हॉल के दूसरे छोर पर 7 ऊंचे, भारी काले पत्थर के दरवाजे थे। मैं अपना भविष्य जानना चाहता हूँ। एक साधारण ज्योतिषी ताओ यू को फिर से कुछ नया करने की जिज्ञासा हुई और वह ये सोचने लगा कि शुरुआत कहाँ से की जाए। क्लेन ने उससे बहस नहीं की, क्योंकि ताओ यू ने पिछली बार राफ्ट के बारे में वाकई कुछ अलग पाया था। भविष्यवाणी से पता चलता है कि जब तक आप पहले बीच वाले कमरे में नहीं जाते, तब तक बाकी कमरे लगभग एक जैसे ही हैं। चलिए सबसे बाईं ओर से शुरू करते हैं। ताओ यू ने अनुष्ठान और भविष्यवाणी पूरी करने के बाद बोलना शुरू किया। क्लेन ने चुपके से उसे एक चांदी के सिक्के से बदल दिया, जिससे ताओ यू के कथन की पुष्टि हो गई। फिर उन्हें पहले दरवाजे पर रात्रि की देवी की मूर्ति मिली। क्या रात्रि की देवी सचमुच प्रकट हुई हैं? अंदर प्रवेश करते ही सभी ने एक खूबसूरत महिला की मूर्ति देखी। हालांकि देवता की विशिष्ट छवि का कोई विवरण अब उपलब्ध नहीं है, फिर भी ताओ यू को मूर्ति को देखते ही ज्ञानोदय का एहसास हुआ। ये रात्रि की देवी हैं। यह उस देवता की छवि है जो इस युग में लुप्त हो गई है। अगर यही वो रात है, ताओ यू ने मन ही मन सोचा, उन 6 अन्य दरवाजों के पीछे 7 देवताओं के अन्य सदस्य हैं। नहीं, अभिलेखों के अनुसार भाप और मशीनरी के देवता उस समय तक देवता नहीं बने थे, है ना? ये काल 6 महान देवताओं का काल होना चाहिए था। ताओ यू को पहले से ही 4 सम्राटों के बीच युद्ध के बारे में अनुमान थे, साथ ही सच्चे देवताओं के बारे में भी ज्ञान था। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। 6 देवताओं के साथ स्थान पाने की क्षमता का मतलब है कि दूसरे दरवाजे के पीछे भी समान स्तर का कुछ होना संभव है, और यह ट्यूडर परिवार का क्षेत्र है। रक्त सम्राट स्टॉप अध्याय 469 2000 वर्ष पूर्व की दुष्ट आत्माएं। जैसे ही पीछे के दरवाजे खुले, उन्हें सचमुच 6 देवताओं की मूर्ति मिली, जो अभी भी पूरी तरह से अक्षुण्ण थी। वर्तमान युग में वर्णित मूर्ति अब कहीं नहीं मिल सकती। मुझे संदेह है कि आखिरी दरवाजे के पीछे रक्त सम्राट की मूर्ति है, लेकिन भविष्यवाणी खतरे की ओर इशारा करती है। ताओ यू बोला, ये कुछ हद तक तर्कसंगत लगता है, लेकिन क्या ब्लड एम्परर और 6 देवताओं को एक साथ रखा जाना चाहिए? मुझे लगता है कि 4 सम्राट वास्तव में देवता हो सकते हैं। ताओ यू की कोई धार्मिक मान्यताएं नहीं है और न ही वह किसी भी प्रकार का अनादर करता है, इसलिए वह ऐसी किसी भी बाध्यता से बंधा नहीं है। क्लेन ने इससे पहले कई डायरियां पढ़ी थीं, लेकिन वह पहले सच्चे देवताओं के विचारों से बंधे हुए थे और उन्होंने अनुमान लगाया था कि 4 सम्राटों के बीच युद्ध देवता बनने के उद्देश्य से था, और अंत में पाताल लोक का सम्राट मृत्यु का देवता बन गया। अब ताओ यू के अंतर्दृष्टिपूर्ण रहस्योद्घाटन को अचानक सुनने के बाद उन्हें तुरंत ही एहसास हुआ, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे चेतावनी दी कि वह इससे ज़्यादा गहराई से नहीं सोच सकता, वरना यह खतरनाक हो सकता है। अच्छा ठीक है, इस मुद्दे पर ज़्यादा मत सोचो, बस सुनो और ज़्यादा मत सोचो। ज़्यादा सोचने से अनजान जगहों से प्रदूषण आएगा और तुम पागल हो जाओगे। ताओ यू द्वारा उसे याद दिलाने के बाद ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आया हो, और उसने तुरंत अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। इससे शेरोन और क्लेन को रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें लगता है कि इस समय मेरी आभा बुरी है ना? अगर तुम्हें ऐसी बातें पता चल गईं जो तुम्हें नहीं पता होनी चाहिए, तो यह उससे भी ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर देगा, जितना कि अगर मेरी सारी आभा तुम्हारे शरीरों में समा जाए। ताओ यू ने यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि वह उस तरह के प्रदूषण से क्यों नहीं डरता था, लेकिन उसके ऐसा कहने के बाद क्लेन और शेरोन दोनों ने स्वतः ही मान लिया कि ताओ यू पहले ही खुद को गंदा कर चुका था, इसलिए उसके पास प्रदूषण का विरोध करने का कोई तरीका था। उसकी रहस्यमयी आभा को देखकर दोनों समझ गए कि उसने जो कहा वह सच था। अपने ऊपर ऐसे प्रदूषण के बारे में सोचकर ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। धन्यवाद। क्लेन ने हार्दिक आभार व्यक्त किया, क्योंकि वह भी डायरी का अध्ययन कर रहा था
और अगर ताओयू ने उसे यह याद नहीं दिलाया होता कि जानकारी जहरीली है तो वह सचमुच उसमें फंस सकता था। तो क्या हम आगे बढ़ें? क्लेन ने मुश्किल से अपनी बात कही। यहाँ के मानक उसकी कल्पना से कहीं अधिक ऊंचे थे। इसमें वास्तव में सच्चे ईश्वर का हाथ है। क्या ये वाकई एक ऐसा क्रम है जिस पर हम विचार कर सकते हैं? उसने ताओयू पर एक नज़र डाली और ये देखते हुए कि ताओयू दुष्ट देवता की संतान को दबाने में सक्षम था, उसे अस्थायी रूप से उच्च क्रम का माना जा सकता है। जानिए, यहाँ खतरा तो है, लेकिन खतरा सीमित है। ये दुष्ट आत्माओं द्वारा लगाई गई क्षेत्रीय पाबंदियों के कारण ही होगा। शैरन, जो अनुक्रम 5 की प्रतिशोधी आत्मा है, यहाँ एक मजबूत अंतर्दृष्टि रखती है और उसने इस बारे में निर्णय लिया कि दरवाजे के पीछे क्या है। सामान्य धारणा यह है कि जब तक आप बहुत गहराई से छानबीन नहीं करते तब तक कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो, जरूरत पड़ने पर हमें सहायता मिलेगी। ताओयू ने क्लेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह रहस्य केवल हम दोनों को पता है। इससे क्लेन के सिर में झुनझुनी सी होने लगी। उस अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? ये सोचकर कि दूसरी पार्टी ने दुष्ट देवता की संतान पर हमला करने से पहले उससे प्रार्थना की थी, क्लेन को ऐसा लगा जैसे वह पागल हो रहा हो। क्या आपको सच में लगता है कि मुसीबत में पड़ने पर आप, महान मूर्ख, से मदद मांग सकते हैं? मिस्टर फूल, जो बच्चों की मेज पर बैठे हैं, बिल्कुल आपके सामने हैं। रुको, मुझे नहीं लगता कि वे अभी हमारे काम में दखल दे सकते हैं। क्लेन के बोलने से पहले ही ताओयू ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश कर लिया था। क्लेन के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह जोखिम भरे हालात का सामना करे और सतर्क रहते हुए तेजी से आगे बढ़े। अरे, तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? भले ही वह पुनर्जीवित देवता हो, कौन जाने उसने कितनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली होगी। लेकिन वास्तव में ताओयू के आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत उसका अपना दिव्य स्वभाव है, जो उसके आध्यात्मिक पक्ष को दबा देता है। इसमें बुरी आत्माओं के खिलाफ एक अत्यंत शक्तिशाली विशेष हमला करने की क्षमता है। हालांकि लालटेन लेकर अंदर जाने के बाद समूह ने कुछ ही कदम उठाए थे कि उन्होंने पाया कि उनके सामने का इलाका पूरी तरह से ढह गया था और लगभग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। केवल एक बहुत छोटा सा अंतर शेष रह गया था। ताओयू ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को सक्रिय किया और भीतर की ओर देखा, जहां उसे कुछ आध्यात्मिक प्रकाश दिखाई दिया। ऐसा जरूर होगा कि कोई असाधारण व्यक्ति पहले यहां आया होगा और यहीं उसकी मृत्यु हो गई होगी। ताओयू बोलने लगा, हम अंदर एक और खून से सना हुआ दरवाजा है। हे भगवान, खून अभी सूखा नहीं है, टपक रहा है। 2000 साल हो गए हैं। तभी क्लेन, जिसके हाथ में अजिक सीटी थी, ने अचानक सीटी से निकलती हुई एक ठंडी, मृत्यु जैसी खामोशी महसूस की। अजीक वही व्यक्ति है जिसने उस समय ताओयू को डराकर भगा दिया था। वह एक देवदूत है और उसकी कांस्य सीटी मरे हुए प्राणियों को महसूस कर सकती है। सावधान रहो, यह एक दुष्ट आत्मा है। तभी अचानक अंधेरा छा गया और लालटेन की रोशनी पल भर में गायब हो गई। किसी के कुछ कर पाने से पहले ही उस अंधेरे ने ताओयू को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया, जो उस छोटे से छेद से झांक रहा था। हालांकि अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं रहा और लालटेन ने जल्द ही अपनी रोशनी वापस पा ली। लेकिन क्लेन और शेरोन दोनों ने ताओयू को सतर्कता और भय के साथ देखा, मानो उन्हें चिंता हो कि वह किसी प्रेतबाधित व्यक्ति के वश में है। अरे, बुरी खबर है, मुझ पर एक बुरी आत्मा का साया है। ताओयू ने अपना सिर अकड़कर घुमाया। अचानक हुए इस आवेश ने ताओयू की अपनी आध्यात्मिक चेतावनियों को पूरी तरह से दबा दिया था, जिससे संकेत मिलता है कि यह एक अत्यंत उच्च कोटि का प्राणी था। ये तो पिछली बार के उस मूर्ख के अनुयायी से भी अधिक प्रतीत हो रहा था। क्या ये थोडोल की बुरी आत्मा है? हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम अभी भी खुद चल सकते हो? क्या मैं तुम्हें घसीटकर बाहर निकालूं? क्लेन भी कुछ हद तक चिंतित था। वह जानता था कि ताओयू अब एक उच्च स्तरीय प्राणी के समान था और बुरी आत्माओं का सामना करने में सक्षम हो सकता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी मदद कैसे की जाए। शेरोन हिचकिचाती हुई प्रतीत हो रही थी, सोच रही थी कि क्या उसे भी उस आत्मा में प्रवेश करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वह कोई मदद कर सकती है। अच्छी खबर यह है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी विशेष शक्तियाँ मुझे बुरी आत्माओं और प्रेत बाधाओं से लड़ने की प्रबल शक्ति देती हैं। मैंने उसे अपने अंदर कैद कर लिया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उसे अभी बाहर निकलने देने की हिम्मत नहीं कर सकती। इस क्षण ताओयू भी कुछ भावुक हो गया। जो चीज़ यहाँ से आई है वह अत्यंत उच्च कोटि की है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब मैं पहली बार सन कुवान यू से मिला था तो मुझे गुमराह किया गया था। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह चीज़ चुपचाप उन पर हावी हो चुकी थी और उनके आध्यात्मिक शरीर में प्रवाहित हो रही थी। पूर्व के सूक्ष्म शरीर, मानसिक शरीर और सूक्ष्म शरीर लगभग बिना किसी प्रतिक्रिया के ही टूट गए, और फिर उस देवत्व ने उसे जमीन पर दबा दिया और अपने शरीर के भीतर कैद कर लिया। इस समय यह अपने ही शरीर के भीतर गालियां और अपशब्द बोल रहा है। वास्तव में उसे मुक्त किया जा सकता था, उसकी दैवीयता को नियंत्रित करके, और एक रास्ता खोलकर वह बाहर जा सकता था। आप चाहें तो इसे सीधे अपनी दिव्य शक्ति से नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा।
ठीक वैसे ही जैसे दुष्ट देवता की मूर्ति द्वारा आप पर हमला किए जाने पर आपकी दिव्य शक्ति इतनी प्रबल थी कि यदि आप इसे नष्ट करने का प्रयास करते तो इसका कुछ अंश भी शेष नहीं बचता। चूंकि कोई वास्तविक खतरा नहीं है, तो चलिए उसे जेल में डाल देते हैं और देखते हैं कि क्या हम उससे कोई जानकारी निकलवा सकते हैं। तुम्हारे अंदर फंसा हुआ, कहीं तुम उसके वश में तो नहीं हो गए हो? इतना बुरा नहीं होना चाहिए। उफ, ये थोड़ा परेशानी वाला है। लेकिन यहाँ कोई बुरी आत्मा मंडरा रही होगी। मुझे लगता है कि अब अंदर कोई खतरा नहीं है। ताओ यू एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, क्या मुझे अंदर जाकर वहाँ मौजूद असाधारण वस्तुओं को बाहर निकाल लेना चाहिए? क्या तुम सचमुच ठीक हो? क्लेन थोड़ा बेचैन था, इसलिए वह अपना भविष्य जानना चाहता था। लेकिन उसने पाया कि उसे भविष्यवाणी से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। धुंध भरे वातावरण में भी उसे कुछ समझ नहीं आया था। ये सोचकर उसने थोड़ी आह भरी। हालांकि ये देखते हुए कि वह घने कोहरे में भी अपने साथी ग्रामीण के रहस्य को नहीं देख सका, उसके लिए किसी बुरी आत्मा को फंसाना असंभव नहीं लग रहा था। अगर बुरी आत्माएं उस धुंध के ऊपर से आ जाएं, तो मुझे उन्हें संभालने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा होगा। अब सब ठीक है, ताओ यू ने फिर जवाब दिया और फिर उस अंतराल का अध्ययन करना शुरू कर दिया। भले ही अंतर कम हो, फिर भी मैं अंदर जा सकता हूँ। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, वह एक परछाई में बदल गया और उस दरार से निकल गया। फिर उसने देखा कि शैरन एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में उसके पीछे दीवार के उस पार आ रही है। हालांकि वह अभी भी सतर्क लग रही थी, मानो वह पूरी तरह से सहज न हो। चिंता मत करो, इसे देखने वाले हर व्यक्ति को हिस्सा मिलेगा। चलो इसे आपस में बांट लेते हैं। ये खबर क्लेन लेकर आया था, जिसने शेरोन से भी मदद मांगी थी। ताओ यू इसे अपने तक ही सीमित नहीं रखेगा। या यूं कहें कि उन्हें पहले से ही यह स्पष्ट एहसास था कि उन्हें सबसे बड़ा लाभ पहले ही मिल चुका है। 2000 साल पहले की एक दुष्ट आत्मा, ज्ञान का भंडार। मुझे उस बात की चिंता नहीं है, शेरोन बोलने लगी। अगर आपको मेरी चिंता है तो इसकी और भी कम जरूरत है। हालांकि यह आदमी वाकई परेशान करने वाला है, फिर भी वह मेरे नियंत्रण में है। ताओ यू ने असाधारण विशेषताओं वाले लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने खून से लथपथ दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर 3 कुर्सियां देखीं। क्या हो रहा है? यहाँ 3 कुर्सियां क्यों हैं? ताओ यू थोड़ा हैरान हुआ। बुरी आत्मा जरूर उसके अंदर ही होगी। तभी ताओ यू ने एक और चीज़ देखी जिसमें उसकी दिलचस्पी पैदा हुई। यह एक टैरो कार्ड है, लेकिन इस पर बनी छवि अन्य प्रकार के कार्डों से बिल्कुल अलग है। रथ में बैठा व्यक्ति राजा नहीं, बल्कि गहरे लाल रंग का चोला पहने एक पुरुष पुजारी है। इसके अलावा ताओ यू ने इस आदमी का चित्र पहले भी देखा था। वह रसेल गुस्ताव थे। क्या यह उनके द्वारा बनाए गए 22 टैरो कार्डों में से एक है? कार्ड उठाते हुए ताओ यू ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि उसमें एक विशिष्ट पद के लिए संपूर्ण अनुक्रम सूत्र अंकित था। क्रम 9, शिकारी। अनुक्रम 0, लाल पुजारी। लाल पुजारी। रेड प्रीस्ट की विशिष्टता तारांकन 1, रेड प्रीस्ट। अनुक्रम 1 की विशेषताएं तारांकन 3। इस अनुष्ठान का उद्देश्य एक ऐसे युद्ध को भड़काना है जो पूरे महाद्वीप में फैल जाए और पर्याप्त विजय प्राप्त करे। अद्वितीयता। तो क्या सचमुच केवल एक ही सच्चा ईश्वर है? और उसे 3 अनुक्रम 1 विशेषताओं की आवश्यकता क्यों है? 3 ही क्यों? केवल 3 ही क्यों? ताओ यू ने टैरो कार्ड पर लिखी जानकारी देखी। उसका दिल काफी देर तक बेचैन रहा। फिर उसकी नज़र अपने सामने रखी 3 कुर्सियों पर पड़ी। हे भगवान, 3 सीक्वेंस 1। तो उन्होंने 3 रेड प्रीस्टेस पाथवे एंजल्स को पकड़ लिया। क्या वह एक अलग रास्ते पर कूदने के बाद पागल हो गया था? लेकिन 3 स्वर्गदूतों को पकड़ने में उसकी मदद किसने की? क्या वह देवता बनने से पहले इतना शक्तिशाली था? तो मेरे अंदर मौजूद दुष्ट आत्मा क्रम 1 की देवदूत दुष्ट आत्मा है। हालांकि तभी ताओ यू ने देखा कि उसके शरीर के अंदर बंद दुष्ट आत्मा के चेहरे से 2 और मुंह निकल आए, जो आपस में बहस कर रहे थे और एक दूसरे को कोस रहे थे। यह एक गलत अनुमान है। 3 घटनाओं के घटित होने के कारण ही दुष्ट आत्मा एक ही दिन में आपस में मिल गई। इससे ताओ यू कुछ पल के लिए चुप हो गया। मैं केवल छठे क्रम पर रहते हुए पहले क्रम की 3 दिव्य आत्माओं को पकड़ने में सक्षम क्यों हूँ? आपने कहा कि आप में असाधारण गुण हैं, इसलिए आप उन्हें पहले अपने लिए बचाकर रख सकते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि ये तीनों मूर्ख शुद्ध दुष्ट आत्माएं हैं। किसी ने थुडोर को देवता बनने में मदद की ताकि चारों सम्राटों के बीच संतुलन स्थापित हो सके। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन तीनों को क्यों चुना गया, हालांकि उनकी मुलाकात अभी हुई थी, लेकिन ताओ यू को कुछ हद तक समझ आ गया था कि क्या हो रहा है जब उसने उन्हें एक दूसरे को और उसे गाली देते हुए सुना। जैसा कि रेड प्रीस्ट कार्ड से देखा जा सकता है, सीक्वेंस 8 को प्रोवोकेटर कहा जाता है, जो कुछ हद तक इंस्टिगेटर के समान है, लेकिन एक प्रत्यक्ष है और दूसरा अप्रत्यक्ष। अब ये कुछ हद तक समझ में आता है। क्योंकि वे तीनों बहुत ज़्यादा बातूनी थे, इसलिए कुछ लोगों या देवताओं द्वारा लिए गए सर्वसम्मति के आधार पर उन्हें पकड़ लिया गया और बलि चढ़ा दिया गया। वाह, मामला सुलझ गया। क्या मुझे इसे लिख लेना चाहिए? ताओ यू ने कुछ भी नहीं छिपाया और शेरन को टैरो कार्ड दिखाए।
शेरन ने टैरो कार्डों की सामग्री देखी और वह काफ़ी हैरान रह गई। यही देवत्व का मार्ग है। कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए, चलो चलते हैं। स्टॉप्ड।